चाहता हूँ कि मैं लड़कियों के साथ रोमांस करूँ। अरे बाबा सुनो मैडम, ऐसी बात है, गौतम गोविंदा थोड़ी गाय है। अगर लड़कियां फोन कर रही है तो खुशी है यार, ये गजब हुई, मतलब नहीं नहीं, भाईचारा। लड़कियों से मतलब नहीं है, रश्मि जी से मतलब है। वहां से मेरे दिमाग में बैठ गई कि मुझे फौजी बनना है। था टांगड़ा तोड़ प्रथन करे सुतन राबड़ी पाऊंगा। तो इज्जत के लिए मैं यार ऐसा क्या करूँ कि लोग मुझे देख के तालियां बजाए। तो फिर मुझे लगा कि मेरे को हीरो बनना है, मुझे सिंगर नहीं बनना था, मुझे बनना था हीरो। सिंगर में मजबूरी में बना। पढ़ाई में 1.5 एक्टिंग का कीड़ा था जो था ही। इसके अदर में म्यूजिक का ख्याल कहाँ से आया आपके अंदर? तो मेरे पास शायद मैंने कहीं से इधर उधर से लोन लेके और 1 लाख के लमसम मेरे से हुए। 1.5 लाख उन्होंने अपनी जेब से डाल के सामान मंगाया, स्टूडियो सेटअप खुद ने किया। इस लाइन को लेके इतना स्ट्रगल किया है, तो मेरे मन में कभी नहीं आया कि इसको छोड़ूंगा। मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो कुछ न कुछ करता रहूंगा। इस बढ़ती जर्नी में आपके साथ कंट्रोवर्सी तो काफी हुई होगी। हमने देखा है रानी रंगीली जी के साथ में, वो क्या मामला था? उन्होंने जब ये सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया था तो पता नहीं उनके मन में क्या था। वो कहना कुछ और चाह रहे थे और सोशल मीडिया पे हो कुछ और गया उनसे। अगर एक ही लेडी अगर सोशल मीडिया पे आके सबको गालियां दे रही है, सबको कुछ भी बोल रही है और पर्सनली ले लिया, तो फिर कंट्रोवर्सी हुई। इस कंट्रोवर्सी से आपको कुछ फायदा हुआ या नुकसान? जब आप उड़ता तीर लेते हो तो तकलीफ होती है। और बिल्कुल। मैंने कलाकारों के लिए लिया था, कलाकार कभी एक नहीं हुए। आप एक ही भजन को हर जगह गा रहे हो और पैसे ले रहे हो 5-5 लाख, उन्होंने कुछ नहीं लिया। लेकिन इंडस्ट्री पे उंगली क्यों उठा रहे हो? हमारा भी तो काम है कुछ, हमको एंटरटेन देना है। गाने से गैंगस्टर बन रहे हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं। तो आप अगर ऑडियंस को नेगेटिव चीजें दिखाओगे, अगर उस पे आपको ज्यादा प्यार मिल रहा है, तो आप चाहते हैं कि फिर उसको और नेगेटिव वे में दिखाओ। एक बचपन का दोस्त होता है और एक कभी जैसे अपन वर्क कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इस जर्नी में बहुत सारे अपने को ऐसे दोस्त मिलते हैं। तो उन दोनों में क्या डिफरेंट लगता है आपको? तो हमारे उधर कहावत है, पाड़ा पाड़ी की राड़ में जाड़िया को नुकसान हो जा रहा है। और वहां अगर वो राजस्थानी में जाके बोले और सा राम राम, मैं वो काम करवाना आया हूँ, बताओ वो इंटरव्यू में पास होगा क्या? उसको जॉब मिलेगी? लास्ट राजस्थान में ऐसे हैं जिनका 1-1 करोड़ रुपए टर्नओवर है महीने का यूट्यूब से। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 25 लाख की सब्सिडी है, अभी 50 लाख की सब्सिडी करनी है, 1 करोड़ की सब्सिडी है सब जगह। और जो जी। मेरे को फर्स्ट टाइम मूवी मिल रही है। हमें भी लगे कि ये गौतम गोविंदा जो इतना सीरियस रहता है, ये भी हंसता है भाई। मेरा थोबड़ा ऐसा है, वो उसका एक अलग पॉइंट है, लेकिन हाँ मैं हंसता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरमीत जहांगीर और आज आप देख रहे हैं पॉडकास्ट एनपी जोधा। आज हमारे साथ एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, एक्टर, सिंगर और सोशल मीडिया स्टार, म्यूजिक कंपोजर गौतम गोविंदा। स्वागत है आपका सर। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम रश्मि जी आपका। और एनपी जोधा के जितने भी आपके दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को मेरा मोस्ट वेलकम। मेरी तरफ से सभी को हार्दिक बधाई एंड थैंक यू एंड धन्यवाद। जयराम जी की। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई करनी सेना फिल्म एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने पर। जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। चलो शुरुआत करते हैं आपकी स्टार्टिंग की जर्नी से। आपने सिंगर बनना ही क्यों चुना? आप बनने को टीचर भी बन सकते थे, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते थे, लेकिन आपने सिंगर ही क्यों चुना? पढ़ाई में 1.5 उसके जी। पीछे का रीज़न ये है कि मेरी जो एजुकेशन रही है वो 8वीं सप्लीमेंट्री आई मेरे गणित में, और सप्लीमेंट्री मैंने वापस दी और फिर मैं पास हुआ। पास होने के बाद मेरे जो गणित के टीचर थे, रघुवीर जी चौधरी सर, जी। वो इतने खूंखार थे कि उनको मतलब उनका जैसे ही पीरियड आता कि हाँ वो पढ़ाने आएंगे, उससे पहले मैं बैग लेके भाग जाता था। तो उनकी पिटाई और फिर उनका जो वो स्ट्रांगनेस था जो काफ़ी इतना था। मैं ही नहीं, सभी बच्चे डरते थे। उनकी वजह से मैं गणित नहीं, अभी तक भी नहीं आती मुझे। और मुझे लगता है कि इससे माथापच्ची नहीं करनी गणित से। आज भी कोई ऐसा कुछ काम होता है तो मैं इधर सुन के इधर निकाल लेता हूँ, गणित का कोई भी सवाल आएगा तो। बाकी ठीक है, सब जगह इंग्लिश नहीं आती थी पर थोड़ा अभी आज हाथ तंग नहीं है अपना, थोड़ा बहुत देख लेते हैं अपन, समझ लेते हैं। गणित का अभी भी लोचा है और उनकी वजह से मुझे आई नहीं, तो पढ़ाई में मैं 1.5 हो गया। स्कूल में सबसे पीछे बैठता था मैं। और लास्ट टाइम ये हुआ कि जब 7th क्लास से निकल के हम जब 8th में आए तो 8th के अंदर सभी चर्चा कर रहे थे, अरे यार क्या बनेंगे क्या बनेंगे क्या बनेंगे। तो कोई बोला यार मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोले मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोले मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैं जो उन्हीं के जो बेटे थे, रघुवीर जी चौधरी सर के, अंकित नाम है, मेरा अच्छा दोस्त ही है, मेरा उस वक्त भी भाई था। तो कोई नहीं चाहता था कि हम साथ रहे, क्योंकि एक तो पढ़ा मतलब एक उस टीचर का बेटा, और वो नहीं चाहते थे कि भाई इस टपोल के साथ रहे। लेकिन हमारी दोस्ती अच्छी थी, तो उसके कारण क्या, मैंने उसको साइड में ले जाके पूछा, मैं कि यार तुम्हारा भाई है,
तुमने एक बात बोल कि मैं कई कर सकूँ, मतलब मेरे अंदर क्या दिखता है तेरे को कि भाई पढ़ाई में तो होशियार हूँ नहीं मैं, तो मैं कई कर सकूँ, मतलब मेरे को क्या बनना चाहिए। तो उसने बोला कि यार देख, 10वीं पास के बाद तू इजी गोइंग 10वीं पास कर ले, उसके बाद तू फौज में जा सकता है, वहाँ पे कोई ज़्यादा इतना वो सिस्टम नहीं होता है, बस आप देशभक्ति में ठीक ऐसा हो सकता है। और फिर मैंने उस वक्त फिल्में भी ज़्यादा देखता था, तो मेरे को लगा कि ठीक है मुझे ये करना चाहिए, तो वहाँ से मेरे दिमाग में बैठ गई कि मुझे फौजी बनना है। तो फिर मैंने जब घर पे बताया, मेरी मम्मी को बताया ये वो, तो मम्मी ने बोला कि वो मारवाड़ी भाषा में कि था टांगड़ा तोड़ और तन घरे सुतन राबड़ी पाऊला, पर नहीं जावा दूँ क्योंकि मैं इकलौता था मेरे मम्मी के लिए। तो एक माँ का प्यार और उस टाइप से कुछ था, तो मेरे को लगा कि यार अब ये भी मेरे हाथ से गया। तो फिर उसके बाद में मेरे को अब क्या करूँ, मेरे को इज्जत चाहिए थी। अब इज्जत किस में मिलती, पढ़ाई में डपोल। वहाँ उस वक्त ये था कि जो अच्छा पढ़ाकू बंदा होता था या कोई अच्छी पढ़ाई कर रहा है ना, उसको रेस्पेक्ट मिलती थी स्कूल में भी, गांव में भी और घर में भी, जो तो वो मेरे पास नहीं थी। तो इज्जत के लिए मैं यार ऐसा क्या करूँ कि लोग मुझे देख के तालियां बजाए। तो फिर मुझे लगा कि मेरे को हीरो बनना है, और फिर मैं फिल्में वगैरह देखता था, और फिल्मों के चक्कर में मुझे स्कूल में मार भी पड़ी, क्योंकि मैं रात को फिल्म देखता और सुबह क्लास में जाके सुना था, और मैं जो फिल्म सुना था, लड़कों को ऐसा लगता कि जैसे फिल्म चल रही है, ऐसे हीरो आया यार, ऐसे मारा ये वो। तो उसके चलते फिर किसी एक आधे लड़के ने शिकायत भी करी, मेरे को मार भी पड़ी कि तू वहाँ से देख के ये बच्चों को बिगाड़ रहा है ये वो। तो ऐसा कुछ हुआ है। तो वहाँ से शुरू से ही दिमाग में था कि मुझे सिंगर नहीं बनना था, मुझे बनना था हीरो। सिंगर में मजबूरी में बना। कि एक्टिंग का कीड़ा तो आपका स्कूल टाइम से ही था। जी जी। जी। एक्टिंग का कीड़ा था जो था ही, इसके अदर में म्यूजिक का ख्याल कहाँ से आया आपके अंदर? म्यूज़िक का ख्याल इसलिए आया कि मेरे स्वर्गीय राजू जी मेवाड़ी साहब और शैतान जी भाई साहब, ये इनका म्यूज़िक बहुत ऑल ओवर राजस्थान में फेमस था और अभी भी है। मेरा सिंगर बनने का रीज़न ये रहा कि मुझे गाने चाहिए थे अच्छे अच्छे। मैं स्ट्रगल कर रहा था, स्ट्रगल में अच्छे अच्छे गाने पहले ही सेलेक्ट हो लिए जाते थे कि भाई ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा। फिर बचे कुचे कुछ होते हैं तो उसमें मेरा नंबर आता था। तो मेरे को जो चाहिए था, जो मैं ऑडियंस को दिखाना चाहता, मेरा टैलेंट दिखाना चाहता, मुझे एक फ्रेम में, मतलब एक तरह को देख लो कि वो उस वक्त मेरे को ऐसा लगता है जैसे अब आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, कमठाने पे काम कर रहा हूँ। मुझे वो वाइब नहीं मिल रही थी कि हाँ ठीक है आ गए, लगा लिया कैमरा, कर रहे हो, वो नहीं चाहिए था मुझे। तो मेरे पास गाने अच्छे नहीं मिलते थे मेरे को, तो मैं क्या ही दिखाऊं मैं उसमें, क्या ही करता। मेरे को लगा कि यार मेरे को गाना चाहिए, तो गाने के लिए मुझे लिरिक्स चाहिए था। अब लिरिक्स के लिए राइटर ले दे के वही थे राइटर। अब वो राइटर से जब मैं गाने लिखवा के मंगवाए तो वही चुन्नी, वही घूंघटा और वही मतलब कुर्ती कांचली जो भी उस वक्त चलते थे। मेरे को यार ये नहीं चाहिए था, मुझे कुछ अलग चाहिए, हटके चाहिए, खुद का कुछ खुद करना। का कुछ, मतलब एक यूनिक चाहिए। ये चीज़ तो सभी कर रहे हैं। तो वो भी वहाँ से राइटर का, फिर राइटर भी बना मैं, फिर मेरा गाना खुद ही लिखा, मैंने लिखना चालू किया। आज मेरे लगभग लगभग गाने जितने भी मैं खुद ही लिखता हूँ। और फिर सिंगिंग, तो जब मैं गाना लेके गया आदरणीय राजू जी भाई साहब के पास, तो वहाँ मुझे 4 दिन तो रिकॉर्डिंग में लग गए, क्योंकि इतनी भीड़ थी, इतने बड़े बड़े सिंगर थे, लेकिन उन्होंने मेरे को सपोर्ट बहुत किया, राजू जी भाई साहब ने, शैतान जी ने। तो मैं जाके बैठ जाता था तो वो यूं हंसते हुए, मेरे को 2-3 गालियां भी पड़ जाती थी, आ गया। वो मेरे को नहीं बोलते, पास वाले को, यार तू आ गया रो बाचो राजू। तो फिर वो हंसते हुए मेरी तरफ देख लेते, मुझे समझ में आ जाता था कि हाँ यार मेरे लिए बोला जा रहा है। तो वो एक हंसी मजाक वाला उनका एक प्रेम था, और उसके जरिए मैं एक गाना, मुझे जहाँ लोगों को 1 महीने में 10 गाने मिल जाते, मुझे 2 महीने में एक गाना मिलता था, 3 महीने में एक गाना मिलता था। तो मुझे वो भी समझ में नहीं आया कि यार मैं कैसे क्या करूँगा, 3 महीने में एक गाना मेरा क्या होगा। तो और फिर उनके 3 महीने में एक गाना देने के पीछे उनका रीज़न था कि जो मैं गाना लेके जाता था, जो लिरिक्स लेके जाता था, जो कंपोजिशन लेके जाता, उस पे काम होता था कि इसको ऐसे करना, ऐसे करना। वो भी अपनी जान डालते थे उसमें कि यार अपनी मेहनत डालते थे कि इसको कैसे यूनिक बनाया जाए। क्योंकि जब भी उन जो पैटर्न चलता था वो डीजे पैटर्न चलता था, डुपचिक डुपचिक, और मेरा डीजे पैटर्न नहीं होता था। अब उसके लिए उनको यूनिक अपना दिमाग लगाना, उनके लिए उसको टाइम चाहिए होता था, और टाइम उनके पास था नहीं, इसलिए मेरे को 3 महीने में एक गाना मिलता। ऐसे करके ये हुआ। फिर लास्ट में जाके उन्होंने थक हार के बोला कि स्टूडियो खोल लो। मैं क्यों स्टूडियो, म्यूजिक डायरेक्टर कैसे, मैं थोड़ी कर सकता हूँ। तो बोला नहीं, हो जाएगा, मुझे विश्वास है, कर लो। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने
यूँ देख लो कि अपना पीछा छुड़ाने के लिए कि मेरा बक खाना बंद करे, और एक प्यार भी था, छोटे भाई की तरह रखते थे मेरे को, अभी भी है। तो उन्होंने फिर मेरे को मतलब सामान मंगाए, स्टूडियो के सामान। उस वक्त 2 से 2.5 लाख का खर्चा आया, जो मेरे पास शायद मैंने कहीं से इधर उधर से लोन लेके, और 1 लाख के लमसम मेरे से हुए, 1.5 लाख उन्होंने अपनी जेब से डाल के सामान मंगाया, स्टूडियो सेटअप खुद ने किया, करवा के मेरे को सौंप दिया कि अब यहीं करो, सब कुछ बढ़िया होगा। और वहीं से म्यूज़िक डायरेक्टर बना, वहीं से राइटर बना, वहीं से फिर सिंगर बना, और एक्टर में पहले ही था। तो ये मेरी जर्नी रही। जी। इतना स्ट्रगल फेस करने के बाद आपका पहला गाना कौन-सा था जो आपने रिकॉर्ड किया? और उस गाने के पर्पस आपने क्या फ़ील करके वो गाना लिखा? देखिए, मैंने गाने जब किए थे, तो आदरणीय मेरे बहुत ही अच्छे, आज मैं बड़े भाई के रूप में मानता हूँ उनको, सुरेंद्र जी परियार साहब, संस्कार वीडियो, जी। जिन्होंने मेरा स्ट्रगल देखा, मेरे को उस जगह से देखा उन्होंने, और उस जगह पे आते हुए जब मैंने गाने रिकॉर्ड किए तो मेरे पास 10 गाने भेजे मैंने। अब आप एक बताओ कि अनट्रेंड बंदा म्यूजिक में काम करेगा तो वाइब तो नहीं मिलने वाली ऑब्वियसली, है ना। तो जैसा टूटा फूटा था, मैंने अपने कॉन्फिडेंस से उनको गाने भेज दिए, जहाँ वो हर प्रोजेक्ट पे खुद रिसर्च करके और गाने लेते थे, वहाँ मैंने 10 गाने भेजे। उन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि गौतम जी, ये जो गाने हैं इसमें वाइब नहीं आ रही है, बताओ क्या करूँ। तो मैं क्या यार, अब मैंने थोपे वो गाने कि मेरे को नहीं पता, तो कि इसमें वाइब लेके आओ। मैंने और भी कुछ किया उसमें, लेकिन वाइब जो वो चाह रहे थे, क्योंकि सही बात थी, मैं अनट्रेंड बनता था, मुझे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से सही थे, तो मैंने थोपा। आप यकीन नहीं करेंगे, वो 10 गाने उन्होंने ले लिए। वो 10 गाने अभी तक मार्केट में नहीं है। अभी तक नहीं है। पेमेंट चाहिए था, पेमेंट दे दिया उन्होंने कि 10 गाने ठीक है, मैंने ले लिए। वो गाने मार्केट में नहीं आए। उसके पीछे का रीजन है कि उनको वाइब नहीं मिल रही थी, और मैं दे भी नहीं पाया था। नया नया स्टूडियो सेटअप किया, और मेरे को पैसे भी चाहिए था। अब मैं गाना किसको बेचूं, दूसरों को बेचूंगा तो फिर वो 17 कमियां निकाले, तो मैं क्यों अपने ही आदमी को दूं पहले। तो मैंने बोला, मैं कि ये मुझे नहीं पता, मैंने तो गाने बना दिए। तो उन्होंने 10 गाने ले लिए, पैसा भी दे दिया। और आज भी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है लगभग लगभग। फिर किसी को लगता है ना कि यार शूट पे हैं, पैसे की नीड है, उस कंपनी का काम करके दे तो फटाफट पेमेंट आ जाएगा, तो ठीक है। रिश्ते अच्छे थे, वो भी अच्छे से करते हैं, रिश्ते निभाते भी हैं। लोगों के लिए क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, पर ठीक है, ओके, अपने लिए बढ़िया है, बेस्ट है। जी। पहला गाना वायरल होने के बाद आपको ऑडियंस से क्या रिस्पॉन्स मिला? मैंने गाने बहुत किए यार। पहले मैंने लव सॉन्ग किए, बहुत अच्छे अच्छे, और एज ए लव सॉन्ग में भी आया मैं। और फिर मैंने बना बनी भी किए, जिसमें कुछ गाने मेरे चले भी हैं। बना आजकल शीशा छेड़े, और उसमें एक फूल तुम्हें भेजा है, उसका रीमेक किया था मैंने। और भी बहुत सारे बना बनी किए मैंने, ड्यूट किए, सिंगिंग में भी, एक्टिंग भी, लगभग लगभग मेरे गाने में मैं खुद ही करता था। तो ये करने के बाद भी है ना, मतलब जो मुझे चाहिए था ऑडियंस की तरफ से, वो नहीं मिलता। लुक वाइज, फ्रेम वाइज सब कुछ अच्छा था, वीडियो में भी अच्छा ठीक ठाक दिख जाता हूँ मैं वीडियो में, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं। लास्ट गाना जब हम बैठे थे, शूटर गाना, जो सबसे सुपर डुपर टॉप हिट था। रहा, और रेगुलर 3 साल ट्रेंडिंग रहा, और अभी भी हर दूसरे महीने में वो ट्रेंडिंग पे रहता है। और उसके जितने भी वर्जन बनाए मैंने, लोफी बनाया हो, कोई भी है, तो वो जो मेरा एक भाई है मदन गुज्जर, उसने और हमने मिलके इस गाने को किया। और जब ये गाना किया था हमने, तो ये 10 गानों के साथ, 10 गानों में से ये एक गाना था, तो ये 10 गाने मैंने सेल किए सभी अलग अलग कंपनियों में। तो 10 गाने सब बिक गए, पीछे 3 गाने रह गए, जिसमें से एक शूटर था। शूटर ने सबको, सबने सबने रिजेक्ट किया कि यार ये थोड़ी चलता है अपने यहाँ पे। यहाँ तक कि आज भी मतलब गांव में जब ये गाना बजाने के लिए बोलते हैं, तो जो महिलाएं होती है, तो वो साल का मतलब होता है सोल ओढ़ने वाली, हाँ। तो वो डीजे वाले को वो साल शूटर वाला लगा गाना। ये मैंने सच होता पर्सनली है। देखा है। जी। तो ये चीज होती है। तो वो गाना सबने रिजेक्ट किया, सभी कंपनियों ने वो गाना रिजेक्ट किया। लास्ट में जाके वो वापस आया। अब कोविड टाइम था तो मैं क्यों यार, अब इस गाने का करे क्या। तो मैं क्यों ठीक है, अब ये गाना आ गया है, अब अपन फ्री बैठे हैं तो अपन शूट कर लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही बैठ के खाली लिपसिंग करी उस गाने पे, और जो सीन है उस गाने में किसी और गाने के उठा कर मैंने डाले हैं। वो गाना कब ट्रेंडिंग हो गया और कब इतना बड़ा हो गया, मेरे को वहाँ से निकाल के यहाँ खड़ा कर दिया। ये जर्नी रही है फर्स्ट का। म्यूजिक इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम बनाने के बाद
आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोड़ आया है जहाँ पे आप डीमोटिवेट हुए हो और आपको लगे कि नहीं मुझे ये जर्नी आगे नहीं करनी, मैं इस फील्ड को यहीं छोड़ रहा हूँ, ऐसा कोई मोड़? नहीं, इस लाइन के लिए मैंने इतने सपने देखे थे, इस लाइन को लेके इतना स्ट्रगल किया है, और इस लाइन के लिए लेके मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है, तो मेरे मन में कभी नहीं आया कि इसको छोड़ूंगा। मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो कुछ न कुछ करता रहूँगा। और जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर इस लाइन से हैं, आपके दर्शकों में से कोई है या फिर कोई ऑडियंस में से कोई है, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि छोड़ना मत कोई भी काम। अगर आप दिल से करो तो सारी कायनात आपके साथ है। हमने सुना है आपका नाम गोविंद था, लेकिन अभी आपका नाम गौतम गोविंदा है, तो इसका क्या रीज़न है? इसके पीछे इस नाम के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, और बहुत सारा स्ट्रगल है, और बहुत सारा समय, टाइम जिसको बोलते हैं, तो वो है। ये नाम, इस नाम के लिए मैंने बहुत कुछ किया था, और इस नाम को रखने के पीछे रीज़न था कि मैं जब इस लाइन में आया था, जब फर्स्ट टाइम मैं स्ट्रगल के लिए तो एक एल्बम, पहले डीवीडी हुआ करती थी, तो डीवीडी से मैंने एक नंबर लिए थे, जो राजस्थान के बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं आज, और बहुत अच्छे इंसान हैं, सज्जन सिंह जी गहलोत। तो फर्स्ट कॉल मैंने उनको किया था जब मैंने बोला था कि सर ये नंबर मैंने आपकी सीडी से लिया है, आपका नाम सज्जन जी है और मुझे काम की ज़रूरत है, तो मैं गोविंद बोल रहा हूँ भिलवाड़ा से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, सारा म्यूज़िक आपके वहाँ से आता है, मेवाड़ी ब्रदर्स, तो आप वहाँ जाइए और उनसे बात करिए, वो शायद आपकी मदद कर सकते हैं, और वो बोलेंगे तो हम ले लेंगे। ठीक है। ऐसा करके जब मेवाड़ी ब्रदर्स वहाँ थे, पूरा ऑल ओवर राजस्थान में उनका अच्छा नाम था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि इतने सारे हिट दिए कि उनको कोई भूल नहीं सकता। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर मतलब हमेशा आशीर्वाद रहा है मेरे पे, राजू जी मेवाड़ी जी का, और बड़े भाई शैतान जी है। तो उन दोनों भाइयों की जो जोड़ी थी जो म्यूज़िक में, वो ऑल ओवर राजस्थान, मतलब बहुत, मतलब लेवल की थी, सब जानते थे उनको। तो मैं वहाँ पूछते पूछते गया उनसे, उनके पास गया। ये इस बीच की बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन मैं टू द पॉइंट आता हूँ कि फिर मैं एक इधर उधर से बात करके, फिर एक राकेश जी जोशी डायरेक्टर हुआ करते थे, मैंने उनको भी कॉल किया था, तो उन्होंने मुझे बुला लिया कि ठीक है आप आ जाओ शूट पे। तो मेरे को लगा कि मैं एज ए हीरो जा रहा हूँ, मेरे को लगा कि मैं जाते ही स्टार बन जाऊँगा, मेरे को जाते ही गाने मिलेंगे, ये सोच के मैं वहाँ से आया था। एक ही बस आती थी भिलवाड़ा से चार पूजा के लिए, चार पूजा शूट होता था उनका। तो जब मैं आया तो सुबह वहाँ जैसे ही मैंने पहुँचा, और वो सो रहे थे होटल के अंदर ही जस्ट। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ, मैं ढूंढता ढूंढता गया, तो वो आगे सो रहे थे, उन्होंने बुलाया कि ठीक है आ जाओ बैठो चाय पिलाई। वहाँ से मेरी इस नाम की शुरुआत होती है। मेरा नाम गोविंद था। इससे पहले जो उनके पास कोई काम करता था बंदा, उसका नाम भी गोविंद था, जिसको किसी कारणवश किसी आर्टिस्ट के साथ बदतमीजी करी हो, या फिर उनके साथ पता नहीं मिसबिहेव, या जो भी बोल सकते हैं अपन, जो भी इनकी जो भी हुई हो आपस में, तो उसको निकाला ही था 10 दिन हुए। एक गोविंद निकला, जस्ट दूसरा गोविंद आया। तो मेरे नाम से लेके उनको थोड़ा सा एक वो हो गया था कि यार फिर वो मुझे गोपाल बोलने लग गए, गोविंद की जगह गोपाल। ऐसा हुआ। फिर बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ थे, जब काम करते थे तो कोई मुझे गौतम बोल देता था, कोई मुझे गोपाल बोल देता था, और कोई मुझे गोविंद बोल देता था। अब तीनों नामों में से मेरे को ही उठना होता था। तो फिर एक दिन शूट पे, जो हमारे राजस्थान के बहुत ही अच्छे, जिनको अपन अमिताभ बच्चन मान सकते हैं राजस्थान के, जिन्होंने एल्बम इंडस्ट्री की शुरुआत करी, अजय कर्ण जी जोशी साहब, तो वो आते थे। तो उनको देख के बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, और चाहते थे कि उनके जैसे स्टार बनना, उनसे मिलना। तो उनकी जैसी एंट्री हुई, और बोला था कि यार अजय कर्ण जी आ रहे हैं, अजय कर्ण जी, तो नाम सुना हुआ था। तो मैंने देखा यार अजय कर्ण 2 आदमी है। तो जब वो आए तो एक थे, तो फिर मैंने पूछा भी था कि यार वो दूसरे का है। तो सबने बताया कि यही है अजय कर्ण जी, और इनका ही नाम है अजय कर्ण जी जोशी। तो वहाँ से थोड़ा सा यूँ हुआ कि यार मेरा नाम भी ऐसा कुछ होना चाहिए यूनिक, जो सिर्फ मेरे नाम से जाना जाए, है ना। मतलब मेरा नाम किसी का कॉपी नहीं हो। अब गोविंद हजार है, गोपाल हजार है ना, बहुत सारे लोग हैं। वहाँ से मैंने इस नाम को मॉडिफाई किया, उनसे इंस्पायर होके। फिर मैंने गौतम लगाया पीछे, गोविंदा, गौतम गोविंदा, कि नाम ऐसा होना चाहिए कि कोई बोले तो कि हाँ लगे वाह ऐसा। जी, एक छोटे से नाम के पीछे बहुत बड़ी जर्नी रही है बहुत, ये आपकी। तो मैंने मतलब 1% बताई है, इसके पीछे बहुत सारी कहानी है कि वहाँ तक
जहाँ तक मेरा इस नाम तक पहुँचा तो भी इससे पहले बहुत सारे स्ट्रगल थे मेरे, और शॉर्ट यही है। देखा जाए तो आपके नाम के पीछे आपकी बहुत बड़ी जर्नी रही है। बाय द वे आप ये बताइए कि मोस्टली आपको जोधपुर में ही देखा गया है, चाहे शूट को लेकर हो या म्यूजिक को लेके हो। तो क्या आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं या फिर आपकी जन्मभूमि कहीं और है? मैं बेसिकली मेवाड़ से हूँ, जी। और मेवाड़ की पावनदरा से हूँ, और वहीं से निकल के मैं आज यहाँ मारवाड़ बैठा हूँ। मेरे लिए एक कर्म भूमि है और एक मेरी मातृभूमि बोल सकते हैं, या जो भी। तो ठीक है, मुझे जोधपुर ने भी बहुत कुछ दिया है, मेवाड़ ने भी बहुत कुछ दिया है, तो मेरे लिए दोनों ही बराबर है। आपका एक गाना है, थारे प्यार में शूटर बन गया। क्या इस गाने को लेके आपको किसी ने धोखा दिया है या फिर आपने खुद से बनाया ये गाना? काफ़ी चला भी है ये गाना, काफ़ी ट्रेंडिंग में था। नहीं, धोखे वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरा ये रहता है कि मैं सुबह फैमिली के साथ और शाम दोस्तों के साथ, ये सिस्टम है अपना। तो जब दोस्तों के साथ रहता हूँ तो कुछ उनकी तकलीफ़ें, कुछ उनका दर्द है ना, तो आपस में हम बात करते ही रहते हैं लौंडे लौंडे। तो उनमें से कुछ हो जाता है कि किसी की कोई स्टोरी मैच कर गई, उसके दिल के तार मेरे दिल के तार से जुड़े, मैंने शब्दों में और गाने के ज़रिए बताया ना, ठीक है, ओके। इस बढ़ती जर्नी में आपके साथ कंट्रोवर्सी तो काफ़ी हुई होगी। हमने देखा है रानी रंगीली जी के साथ में, वो क्या मामला था? रानी जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट भी हैं। जी। लेकिन उन्होंने जब ये सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया था तो पता नहीं उनके मन में क्या था। उन्होंने किसी एक दो बंदे को टारगेट करने के बजाय वो कहना कुछ और चाह रहे थे, और सोशल मीडिया पे हो कुछ और गया उनसे, जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने सभी से, एक छोटे से लेके बड़े आर्टिस्ट तक को, सबको गालियां दे दी, उनको अपशब्द बोले, और वो सारी चीज़ें करी। मैं ऐसे ही 8 बजे बैठा था रात को मस्त, तो कई पार्टी में, तो राजू जी का फ़ोन आता है, रावल साहब, राजू जी रावल साहब का। जी। राजू जी रावल लाइव आ रहे थे, तो उनका वो वीडियो देख रहा था, तो वो वीडियो देखते देखते मैंने, जैसे ही वो लाइव कटा, मैंने फ़ोन किया। मैं कि ये क्या हो रहा है, मैं कि ये क्यों कर रहे हो यार, जो कर रहे हैं करने दो, अपन क्यों कर रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है, आप इतने अच्छे आर्टिस्ट है। अपन उस वक्त हमारा एक गाना आया था अफेयर, हम दोनों, मतलब राजू जी का ये कहना था कि उन्होंने डीजे गाने बहुत कर लिए, तो उन्होंने बोला कि गौतम जी ऐसा करते हैं, कुछ यूनिक राजस्थान में वीडियो पैटर्न बदलते हैं, कुछ म्यूज़िक का कुछ अलग करते हैं यार, हट के काम करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, वेलकम। शायद पहला हमारा प्रोजेक्ट होगा साथ में, तो हमने वो अफेयर किया था, वीडियो लेवल भी बहुत खतरनाक, तो हमारा नया नया गाना आया ही था। मैं कि यार अपन अच्छे काम करने जा रहे हैं और यहाँ कहाँ जा रहे हैं अपन इस चीज़ों में। तो राजू जी ने उस वक्त ये बात करी कि यार देखो, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन आज हम नहीं बोलेंगे तो दूसरे आर्टिस्ट कब बोलेंगे, बिल्कुल। है ना। और अगर एक ही लेडी अगर सोशल मीडिया पे आके सबको गालियां दे रही है, सबको कुछ भी बोल रही है, तो अपन मतलब उस चीज़ पे नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, दूसरे कब बोलेंगे। तो अपने को, मेरे को लगा करना चाहिए, और आपको भी करना चाहिए गौतम जी। तो मुझे लगे यार बात तो सही है। फिर मैंने उनके कुछ लाइव देखे उस रात को, 12-1 बज गई, लाइव देखे मैंने, तो वीडियो में काफ़ी कुछ लगा मेरे को। मेरा पर्सनली उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, और ना ही कभी हमने कोई साथ में, हाँ एक और गाना साथ में किया था रामदेव जी का, जो राजू जी ने करवाया था भाई साहब ने। बाकी कभी साथ में काम किया नहीं, लेना देना कुछ है नहीं, और कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ हमारे बीच। अच्छी आर्टिस्ट है, पुराने आर्टिस्ट हैं, और काफ़ी टैलेंटेड भी है वो। लेकिन फिर वो बात लग के मैंने सुबह पहले लाइव आ गया। मैं लाइव आके मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मैं नॉर्मल बात बोली कि ये ठीक है, आप अपनी जगह सारी चीज़ें हैं, पर आपने जो राजस्थानी इंडस्ट्री को दिया, अच्छी बात है, मेरे मुंह से कुछ निकल गया। उस बात को उन्होंने बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लिया, और पर्सनली ले लिया तो फिर कंट्रोवर्सी हुई। अब ये कलाकारों की लड़ाई थी, कलाकार कोई आए नहीं, ये तो ठीक है, पब्लिक का सपोर्ट था मेरे पीछे, मेरे भाइयों का सपोर्ट था, और जितनी भी ऑडियंस है मुझे पता है, जो मुझे देखती है, मेरे से जुड़ी हुई है। मैं मतलब यूँ इतनी कट्टर है कि मेरे अगर 1000 व्यूज़ भी आते हैं तो मुझे पता है वो मेरे मेरे कट्टर है। और उस वक्त अगर मेरी जीत हुई तो पब्लिक की वजह से हुई, मेरे भाइयों की वजह से हुई, लोगों की वजह से हुई, कि जो उन्होंने मेरे को ऊपर बिठा के रखा, है ना। तो जीत तो क्या है, दो कलाकार हैं, आपस में छोटी मोटी बातें हो जाती है, फैमिली जैसे हैं, और फैमिली में भी लड़ाइयाँ होती है।
तो एक कलाकार, एक परिवार है, जिस बीच अगर मेरे को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी मैंने बोल दी, उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी उन्होंने बोल दी, यही कंट्रोवर्सी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उस वक्त मेरे को तो पता ही नहीं चलता था कंट्रोवर्सी क्या है, वो तो मामला बढ़ता गया और मैं ऊपर लेता गया, वो भी लेते गए, हो गया, ठीक है। इस कंट्रोवर्सी से आपको कुछ फायदा हुआ या नुकसान? मुझे तो ये नहीं पता कि फायदा होता है कि नुकसान होता है, मेरा नुकसान काफी गया है ना। जी। नुकसान तो ये गया कि जेब से पैसे लग गए, केस वेस हो रहे थे, और ठीक है, वहाँ हो जाता है, जब आप उड़ता तीर लेते हो तो तकलीफ होती है। और मैंने बिल्कुल। कलाकारों के लिए लिया था, कलाकार कभी एक नहीं हुए, और देखो अब वापस सोच रहे हैं, इतने साल भूलने के बाद फिर सोच रहे हैं कि शायद कलाकार एक साथ हो जाए। ये कंट्रोवर्सी होने के बाद में एक और आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी तुलछाराम जी के साथ में। नहीं नहीं, तुलसीराम जी के साथ मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बस हाँ उन्होंने एक, नॉर्मली अनबन। हाँ नहीं अनबन भी नहीं, मेरे तुलसीराम जी के साथ ना तो कभी अनबन हुई। अभी लास्ट टाइम मैं अभी गाड़ी देखने गया था तो वहाँ मिल गए थे, तो वहाँ पे हंस के बात उन्होंने भी करी, हमने साथ में फोटो भी खिंचाई, फोटो भी डालने वाले थे, तो तुलसीराम जी ने बोला कि यार देखो मेरे को टेक मत करना दादा, क्योंकि सभी कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देंगे, फिलहाल मेरा मूड नहीं है, मेरे को देखना है, तो मैं ठीक है। तुलसीराम जी ने एक स्टेज पे ये बोला था कि मैंने कभी ऐसे गाने नहीं गाए, प्यार मोहब्बत के गाने नहीं गाए, और इस तरीके से करके एक स्टेज पे उन्होंने बोला था, जिसमें मेरे गाने का भी जिक्र किया। वो वीडियो मेरे पास आया और वो वीडियो काफ़ी भी हुआ। मैं उनको पर्सनली मेरे लिए इसलिए नहीं लिया कि वो 2-3 जो गाने हैं उनका नाम भी लिया। काफ़ी हद तक मेरे को लगा कि उन्होंने सही बोला, क्योंकि वो एक सामाजिक स्टेज पे थे, एक समाज के स्टेज पे थे, उन्होंने वो चीज़ वहाँ पे बोली, अपने लिए बोली कि मैंने ये नहीं किया, तो अच्छी बात है ना। अब जरूरी थोड़ी कि तुलसीराम जी अगर भजन गा रहे तो मैं भी भजन गाऊं, ऐसा थोड़ी होता है। वो अपना गा रहे हैं, मैं मेरा गाता हूँ। और मैंने भजन भी गाए नहीं चले यार, मैंने बना बनी भी गाए नहीं चले, मैंने सैड सॉन्ग भी गाए नहीं चले। अब साले गैंगस्टर गाने सभी चल रहे हैं, उसी हिसाब से मेरे को जानते हैं। और उसके बाद में भी गैंगस्टर हिट होने के बाद में भी मैंने लव सॉन्ग और दिया, फ्लॉप। देखा जाए तो राजस्थान में जितने भी सॉन्ग है बहुत ही धीमी और सुरीली आवाज में है सीमाजी मिश्रा जी के। आप देख सकते हैं वीणा सॉन्ग जो है, आपके जो सॉन्ग है वो गैंगस्टर टाइप में। आपको नहीं लगता कि आने वाले जनरेशन को आप उकसा रहे हैं? जी, मेरे हिसाब से जैसे आपने नाम लिया आदरणीय सुर कोकिला जी, सीमाजी मिश्रा जी का, जी। जो गाने उन्होंने गाए हैं वो अपनी मतलब विरासत है। और उनकी आवाज़ में आज भी वो गाने सुनो तो आपको एक सुकून सा महसूस होता है ना। तो उनकी ओर कोई नहीं कर सकता, और वो आप कल भी चल रहे थे, वो आज भी चलेंगे और आगे भी चलते रहेंगे, है ना। वो एक एक अलग ही चीज़ है, वो एक अपनी संस्कृति है, अपनी विरासत है, जो अपन को बचा के रखनी है, सारी चीज़ें उस पर मैं भी एग्री करता हूँ। अब मैं मेरी कह देता हूँ कि समय के साथ हर चीज़ अपडेट होती है ना। गाड़ियाँ अपडेट हुई है, मोबाइल अपडेट हुए, कैमरे अपडेट हुए, अपन खुद अपडेट हुए, है ना। तो सब चीज़ अपडेट है, इंडस्ट्री अपडेट होना ज़रूरी है। म्यूज़िक इंडस्ट्री आज भी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ स्टेज पे बैठ के भजन गा रहे हैं, तो आप किसी के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज आप देखते होंगे। मतलब ही नहीं है, आप अपना कर रहे हो, अच्छी बात है ना, आपको ऑडियंस प्यार दे रही है ना। ऑडियंस प्यार दे रही है तभी तो जाके आप वहाँ बैठ के आप ज्ञान झाड़ रहे हो, है ना। बाकी और वहाँ पे आप एक दूसरे पे अंगुली उठा रहे हो, भाई तू तेरा कर ले, उसमें ठीक है। 4 गाने गा के अगर तू अपने आप को स्टार समझ रहा है, तो मैं इतने साल से हमने एस्तेसी करा के यहाँ तक पहुंचे, तो हमने भी तो कुछ देखा होगा, है। बिल्कुल। तो वो चीज़ है आखिर, ठीक है, अच्छी बात है। देखो भजन गा के भी आप पैसा ले रहे हो, आपने अपना खुद का कुछ नहीं किया। जितने भी भजन गायक है, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, तुम ज्ञान ठोक देते हो रात में वहाँ पे बोल के हर कुछ ही, कि ये हो गया यार, वो हो गया यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तुम खुद उसका पालन करते हो? कोई नहीं करता है, कुछ भी नहीं है, सब चूतिया बनाने के धंधे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी म्यूजिक गा रहा है, चाहे स्टेज पे हो सबसे या पहली नॉर्मल बात, हो, वो लोग वो गा रहे हैं जो बड़े बुजुर्ग छोड़ के गए, कॉपी उन्होंने पेस्ट। उन्होंने लिखा है। आप एक ही भजन को हर जगह गा रहे हो और पैसे ले रहे हो 5-5 लाख, उन्होंने कुछ नहीं लिया, उनके घर वालों ने कुछ नहीं लिया। उनका नाम लेने में भी तुमको मौत आती है, कई बार तो तुम उस पे हो जाते हो। क्यों भाई? तुम्हारा खुद का क्या है? तुम 5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, गाड़ियों में आ रहे हो, किस बात के, कहां का पैसा है? जनता का पैसा है, बेवकूफ बना रहे हो, और फिर ज्ञान भी जा रहे हो और थोप भी देते हो हमारे पे। क्यों भाई? आपको भजन के लिए, भगवान के लिए अगर आपको बुलाया जा रहा है, अगर हमारे मंदिरों के लिए बुलाया जा रहा है, आप अपना चार्ज ले रहे हो। दूसरी बात, आप अपना कुछ नहीं कर रहे हो,
ये जो भी भजन जो भी है, जितने भी है, वो पुराने लिखे हुए हैं। जिन्होंने लिखे हैं उनका नाम, बहुत सारे लोगों को तो नाम लेने में भी मौत आती है, अपना नाम चेप देते हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ठीक है, अच्छी बात है, आप कर रहे हो, उसका भी एक थोड़ा ध्यान रखो, आपकी अपनी रोजी रोटी आप करो। और आप इतना होने के बाद भी अपने आप को ऐसा राजा हरिश्चंद्र समझ रहे हो और दूसरे आर्टिस्ट जो कुछ कर रहे हैं, अरे भाई अच्छी बात है, तुम भजन गा रहे हो तो गाओ ना, लेकिन इंडस्ट्री पे उंगली क्यों उठा रहे हो? हमारा भी तो काम है कुछ, हमको एंटरटेन देना है। आज मैंने बोला ना लव सॉन्ग किए नहीं चला, मैंने बोला ना सैड सॉन्ग किए नहीं चला, गैंगस्टर गाना चल गया, मैंने 2-3 गाने कंटिन्यू दिए, सभी चले। जैसे ही मैंने वापस लव सॉन्ग डाला नहीं चला, तो क्या करेगा बंदा? और गैंगस्टर की बात आई तो गाने से गैंगस्टर बन रहे हैं, ठीक है बंद कर देते हैं। क्या वो सिद्धू मूसेवाले का नहीं सुनेगा गाना? पंजाब का नहीं सुनेगा? क्या हरियाणा के नहीं चल रहा है? किस किस को बंद करोगे आप? बंद कर लेते ना हम तो। ऐसा नहीं होता है। हम जो काम कर रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है, ऑडियंस प्यार दे रही है ना। आज हर 2 महीने में गाना ट्रेंड, क्या मैं मेरी मर्जी से ले आ रहा हूँ? 50 मिलियन व्यूज है ऑल ओवर गाना, 100 मिलियन है शूटर, तो क्या मेरी मर्जी से व्यूज लिया या नहीं ना? तो फिर ऑडियंस प्यार दे रही है, हर शादी में बज रहा है, हर उसमें बज रहा है। और रही बात यूथ के ऊपर, देखो जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। भगवान श्री राम ने भी हथियार उठाए थे, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने भी हथियार उठाए थे, है ना। तो भगवान श्री परशुराम ने भी हथियार उठाए थे। तो हथियार तो जब अगर मौका लगे, और बात अगर अपने पे या अपने परिवार पे या अपने लोगों पे, यारी दोस्ती में कुछ भी हो जाए, हथियार उठते हैं, उसमें क्या। बात ऑडियंस की थी आपने, कि ऑडियंस जो बात, देखना चाहे। हाँ, तो आप अगर ऑडियंस को नेगेटिव चीजें दिखाओगे, अगर उस पे आपको ज्यादा प्यार मिल रहा है, तो आप चाहते हैं कि फिर उसको और नेगेटिव वे में दिखाओ? क्यों? आज फिल्में नहीं बन रही है, 100 करोड़ की फिल्में बन रही है, गवर्नमेंट खुद अप्रूव कर रही है उनको, उससे टैक्स ले रही है। क्यों? इसी बीच हमने एक आपकी कंट्रोवर्सी भी देखी थी स्टेज पे, जहां आपके म्यूजिक को लेके बोला गया, जैसे आपके 2 सॉन्ग है, थारे प्यार में शूटर बन गया और जानू नंबर लेती जा। जो गाने का आप नाम ले रहे हो दोनों मेरे नहीं है। एक गाना गोकुल जी शर्मा का है, जो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और सिंगर भी हैं, वो मेवाड़ से है। ये उनके गाने, उनका गाना है एक, और दूसरा मेरा। और बोला है उसको खुद को, अभी नया नया, उसको खुद को ही नहीं पता। वहाँ बैठ के मैंने अभी बोला ना इससे पहले कि ज्ञान झाड़ देते हो आप बैठ के। तुमको जो काम करने के लिए बुलाया गया, अब तुम बात कर रहे हो भजन की, तुमको जिस जगह बैठे हो तुम वहाँ भजन गा रहे हो, और उसके बाद वो बहुत सारे गाने हैं तुम्हारे, मैं क्या ही नाम लूँ, ना तो तेरे गाने का नाम लेना चाहूँगा, ना ही तेरा नाम। उसके गाने देख लो, उसमें वो लड़की के साथ वो भी कर रहे हैं, ठीक है, चिपका चिपकी भी हो रही है, वो क्या है? क्यों कर रहा है तू वहां समाज को? आप राजस्थानी कपड़े पहना के लव सीन दिखा रहे हो, वो गलत है या सही है? वो भी तो सही है, आप वीडियो में दिखा रहे हो, आप अपनी भावना, वो क्या है? वो क्या है? इसका पर्सनली आप रिसर्च करना, उसके गाने पे आपको लग जाएगा। देखो क्या है, मैंने यही बोल रहा हूँ, अंगुलियां उठाना, मैंने इतना काम किया, मैंने तो किसी पे अंगुली नहीं उठाई यार। मेरे लिए सभी, अगर मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर बात अगर मेरे पे आती है तो फिर मैं सामने वाले को जवाब भी देना जानता हूँ, और वो ज़रूरी भी होता है, क्योंकि मैं तलवे चाट के यहाँ तक नहीं आया, मैं मेरी मेहनत से आया हूँ। और जब मेहनत से कोई आदमी यहाँ तक आता है और मेहनत से करता है, और फिर कोई एरा गेरा नथु अगर अपने पे अंगुली उठाए, तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। तो मतलब आपको लगता है कि अगर नॉर्मल कंट्रोवर्सी भी हो रही है तो उसमें आपका नाम आ रहा है, जैसे अभी आपने बताया कि वो म्यूजिक आपका नहीं था, लेकिन फिर भी आपका नाम जोड़ा जा रहा है, तो क्या आपकी पर्सनल दुश्मनी है किसी से? दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी नहीं है। देखो वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी दुकान बचाने के चक्कर में। आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, खुद कोई ऐसा बंदा है जो खुद को ही बुराई कर लेता है कि अरे यार मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ? नहीं करता। वो ये बोला नहीं नहीं वो खराब है, आप खराब हो। क्या पूरा जगत तुमसे प्यार करता है? नहीं ना। नहीं। तुम्हारे भी हेटर्स होंगे ना, है? इतने अच्छे आर्टिस्ट हो आप भी, इतने इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो आप भी, क्या सारे लोग आपको बोलते हैं वाह वाह वाह? नहीं ना, तुम्हारे ऊपर भी उंगलियां उठती है ना। तो ऐसे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, भगवान को भी नहीं छोड़ रहे लोग। तो मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। अगर 4 लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो ठीक है ना, वो करे, लेकिन करो यार। लेकिन ऐसे मत करो कि कहीं बैठ के आप, यहाँ बेचारे वो लोग बैठे, तुमको पता नहीं किसके लिए बुलाया, क्यों सुनना चाह रहे हैं, वो चीज करो ना। मैंने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, अरे बेवकूफ, तेरे में जो दिखाना वो दिखाना, दूसरे को क्यों गिरा रहा है? और वो वही लोग करते हैं जिनकी औकात नहीं होती है
कि अपने अंदर जब कमियां होती है ना, तो वो दूसरा का नाम लेके ऊपर चढ़ना चाहता है। वो लोग होते हैं। बाकी और भी लोग हैं, कभी दूसरे ने तो नहीं लिया मेरा नाम। इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद जो आप जेल गए, क्या आपको इस गाने के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी ये जो भी दुश्मनी कंट्रोवर्सी चलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जेल जाना पड़ा? जेल का किस्सा वो नहीं है। जेल गया था मैं यारी दोस्ती में, और कुछ पर्सनल लेन देन में, और जहाँ पे कोई पेमेंट लेना था और पेमेंट सामने वाला दे नहीं रहा था, वो मेरा एरिया था। और हम वहाँ गए तो थे बात करने, लेकिन सामने वाले ने हमको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तो वहाँ से फिर 31st का टाइम था, हम वापस आ गए। एक बार तो फिर उसको फ़ोन किया, प्यार मोहब्बत से बात करी, नहीं समझा। हम गए थे माराकुटी में, तो फिर वहाँ क्लेश हो गए और ये केस हो गई। क्या आपको लगता है कि यारी दोस्ती में धोखा मिलता है? जैसे बात यारी दोस्ती की आई है, तो क्या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा आपके हर कदम पे साथ रहता है, या फिर कोई एक ऐसा दोस्त जिसने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया हो? जैसे आपका गाना आया था जेल के बाहर आने के बाद, क्या ये सब चीजें सोच के आपने म्यूजिक बनाया? बिल्कुल। देखो, यारी दोस्ती की जब तक बात है, तो मैं बताना चाहूँगा, एक लिमिट के दोस्त रखता हूँ मैं। क्योंकि दोस्ती हर किसी से नहीं होती है, और अगर आप सबको दोस्त मान रहे हो तो फिर वो दोस्ती नहीं है, एवरेज है। ठीक है ना? तो दोस्ती जो शब्द होता है, वो मेरी डेफिनेशन कुछ और है। लोग कैसे क्या मानते हैं मुझे नहीं पता। मेरी डेफिनेशन ऐसी है कि दोस्त लिमिट के होने चाहिए, और वफादार होने चाहिए, बिल्कुल। और ऐसे होने चाहिए कि आधी रात को भी फ़ोन करूं तो मेरे से ये नहीं पूछे कि यार आज नहीं आ सकता, या अभी नहीं यार, सुबह। हाँ, हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। ये नहीं पूछे कि कहाँ जाना है, ये नहीं पूछे कि क्या करना है। तो है मेरे पास एक दो ऐसे, दो तीन। तो बस उसी में मैं खुश हूँ, और ठीक है, बाकी सारे लोग मेरे अपने हैं, मेरे अपने भाई है, ये चीज़। और दोस्ती में धोखा मेरे को नहीं लगता। जैसे बोलते ना कि मेरी डेफिनेशन कुछ और है। लोग बोलते भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसे का समय नहीं है आजकल, ये वो जो भी वट। मेरा ऐसा है कि आप अपनी तरफ से 100% दे दीजिए। सामने वाले की जिम्मेदारी है कि आपको रिफंड कैसे करना है। पहले की दोस्ती और अभी की दोस्ती, मेरे कहने का मतलब है, एक बचपन का दोस्त होता है और एक अभी जैसे अपन वर्क कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इस जर्नी में बहुत सारे अपने को ऐसे दोस्त मिलते हैं। तो उन दोनों में क्या डिफरेंट लगता है आपको? मैं बचपन के हिसाब से ही चल रहा हूँ अभी तक दोस्ती में। उसके पीछे रीज़न है, बचपन में जब दोस्ती थी तो वहाँ भी मतलब नहीं थे। वहाँ नहीं था कि तू बड़ा है मैं छोटा हूँ। वहाँ नहीं पता था कि तू कल क्या बनेगा, मैं कल क्या बनूंगा, है ना? तो वो प्योर दोस्ती थी। सेम चीज़ आज भी मैं वहीं अप्लाई करता हूँ। मैं ऐसे लोगों से दोस्ती रखता हूँ, या जो मेरे पास हैं वो ऐसे हैं जिनको मेरे से कोई लालच नहीं है, मेरे को उनसे कोई लालच नहीं है। क्लियर? हम हमारा कमा खा रहे हैं, तू तेरा कमा के खा रहा है, बस। दोस्ती ऐसी है कि कभी कोई काम पड़े, ज़रूरत पड़े, मैं आधी रात को तैयार हूँ, तू आधी रात को तैयार है, और यही दोस्ती होनी चाहिए। जी। आपकी दोस्त इतनी प्यारी है, किसी की नजर ना लगे, तो आप क्या उस दोस्त के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे? दोस्त के लिए मैसेज ये है कि एक बीच में एक छोटी सी बात को लेके थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है, और अ, जो मेरे एक खास जिगरी दोस्त के लिए हुई थी। बात कुछ नहीं थी, एक कॉल नहीं उठाया मेरा 3 दिन। 3 दिन कॉल नहीं उठाया, और मैंने भी कोई खास मैसेज नहीं छोड़ा कि मेरे कोई प्रॉब्लम है या फिर ऐसा है। मैंने ऐसे जनरली कॉल किया, अगले ने उठाया नहीं, वो कहीं बिजी था, ये वो। तो उस बात को लेके मैंने दूसरा कॉल किया, तो शायद घर में कोई फंक्शन था, नहीं उठाया। तीसरा कॉल किया, मैं रैंडमली कॉल कॉल कर रहा हूँ, वो रैंडमली बिजी है, ठीक है, ओके। मैंने बिना किसी ठोस जवाब के, कोई ठोस सवाल के, मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। इतनी सी बात पे हमारा 1 महीने बात नहीं हुई, बिना किसी लेन देन की, और वापस हम साथ हैं, बिना किसी झंझट के। और एक पेलेंटी थी, पेलेंटी बोल सकते हैं, भाईचारा बोल सकते हैं। 10-1 हज़ार का मैंने खर्चा करवा दिया। तो जब बिल बना तो कि 5 तू देगा, 5 मैं दूंगा। ऐसे करके हमारी दोस्ती वापस है। ये है प्योर दोस्ती, है एक बार प्योर ही रहनी चाहिए। सक्सेस मिलने के बाद क्या आपकी दोस्ती बदली या आपके दोस्त बदले, ऐसा कुछ हुआ? मैं अभी तक अपने आप को सक्सेस नहीं मानता, क्योंकि मैंने जो किया है वो कुछ भी नहीं है। जी। यहाँ से मेरी शुरुआत होती है, एक नया स्ट्रगल, एक नया मोड़। अभी तक जो मैंने किया है मेरी नज़र में वो ज़ीरो है, और यहाँ से मैं एक नया स्ट्रगल करना चाह रहा हूँ, यहाँ से एक नई शुरुआत करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मेरा सब कुछ हो गया है बस, ओके, नहीं। मुझे यहाँ से एक नई नई चीज़ चाहिए। मुझे इस साल से
नया इम्प्रूवमेंट, मुझे कहाँ स्ट्रगल करना है, मुझे कहाँ काम करना है, मुझे कैसा काम करना है, एक नई दौड़, उसमें मैं जा रहा हूँ। मारवाड़ी में अपने दोस्त के लिए अगर एक लाइन बोलने का मौका मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे? मारवाड़ी में एक है, हमारे उधर एक कहावत है कि भाई किसी और की बातों में या फिर आके अपना नुकसान हो जाता है, दोस्ती का भी नुकसान हो सकता है, पैसे से भी नुकसान हो सकता है। तो हमारे उधर कहावत है, पाड़ा पाड़ी की राड़ में जाड़िया को नुकसान हो जाए। तो ये एक मारवाड़ी में मैसेज था कि अपन दोनों की लड़ाई अपने तक ही रहनी चाहिए, तीसरे तक गई तो वो फायदा उठाएंगे और वो कभी नहीं चाहेंगे कि अलग हो। तो ये मैसेज है कि दूसरे का नुकसान हो जाता है तो अपने को नहीं करना है, सब कुछ अपने में मस्त रहना है। बिल्कुल, 2 लोगों के बीच कभी थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए। जी। मारवाड़ी की बात आई है, तो जहाँ तक देखा जाए मारवाड़ी जो भाषा है, उसको अभी तक मान्यता नहीं मिली है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इतने दिन पहले जागरूक नहीं थे लोग, जी। आज भी हम नहीं है, क्योंकि हमारी भाषा शैली ऐसी हो गई है कि हिंदी जैसे अपने को विरासत में मिली है राजस्थान वालों। इसके पीछे एक कारण है कि आज आप गुजरात में चले जाइए, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन आपको गुजराती में ही बात करेगा तब तक कि जब तक आप गुजरात से या गुजराती में बात कर रहे हैं। अगर सामने वाले को ये लग जाएगा कि इसको नहीं आ रही है तो वो हिंदी का इंग्लिश का प्रयोग करेगा, है ना। पंजाब में चले जाइए, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन पंजाबी में बात करेगा, इंटरव्यू पंजाबी में लेता है वो, जो भी जॉब वगैरह दे। महाराष्ट्र, तमिल, कहीं भी ऑल ओवर कहीं भी चले जाइए आप। राजस्थान में क्या आप मानते हैं कि एक अच्छा डिग्री लेके अगर कोई बंदा किसी ऑफिस में जा रहा है इंटरव्यू के लिए 15,000 की जॉब के लिए, और वहां अगर वो राजस्थानी में जाके बोले और सा राम राम मैं वो काम करवाना आया हूँ, बताओ वो इंटरव्यू में पास होगा? क्या उसको जॉब मिलेगी? नहीं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम अपनी भाषा को मतलब इतना वो नहीं मान रहे हैं या फिर तवज्जो नहीं देते हैं। आज हम भी हैं तो हम राजस्थानी भाषा में बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सबको समझ में आ जाए, एवरेज। अब दूसरा प्रॉब्लम यहाँ है कि हर 50 किलोमीटर पे भाषा चेंज है। अब अगर मैं मेवाड़ी पे आ गया तुम्हारी बात आगे समझ में नहीं आवेला, बिल्कुल, ये तो है। नहीं। जालोर चला जाओ आप तो जालोर की बात आपने समझ में नहीं आवेला, भाषा समझ में नहीं आवे। आप उदयपुर चला जाओ, इस तरह की भाषा होती है। आप डूंगरपुर चले जाओ, वो तो अलग ही भाषा है। कोटा चले जाओ अलग है, जयपुर चले जाओ अलग है, अपने यहाँ जैसलमेर की और अलग हो जावे, है नहीं। तो फिर यहाँ बात आती है कि सबको एक साथ जोड़ना, तो फिर अपन इस हिंदी का प्रयोग कर लेते हैं कि सब समझ में आ जावे। बाकी मारवाड़ी भाषा जहाँ पे भी, मैं तो कह रहा हूँ जहाँ पे भी आज जैसे हम मिलते हैं दोस्त दोस्त, तो हम वैसे ही करते हैं कि अरे तू कटे और अतराधन, अरे यार तू फोन नहीं कर चुके हो, अरे कहीं वेंडो है रहे, मतलब इस तरह की बात हम मतलब इसी तरीके से करते हैं, मैं ज़्यादातर अधिकतर। लेकिन आज जहाँ बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी दर्शक जो आपके हैं, जो मुझे भी देख रहे हैं आपके थ्रू, उन सबको मेरी बात और इसकी बात समझ में आनी चाहिए। दूसरा ये ऑप्शन था भाषा को लेके। तीसरा, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा राजवीर सर का, जो जयपुर से हैं। मैं पर्सनली उनसे नहीं मिला अभी तक, लेकिन वो राजस्थानी भाषा पे जो लेक्चर देते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनके वीडियोस में देखता रहता हूँ, और वो खुद उस चीज़ को बहुत आदर के साथ देते हैं राजस्थानी भाषा को। तो वो कर रहे हैं। अभी हमारे शिव विधायक एमएलए साहब रवसा रवसा भाषा को लेके बहुत फेमस हैं, और वो अपनी बात संसद तक पहुंचा रहे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है। तीसरा, अब हमारे एक एसोसिएशन भी बन गई है कलाकारों की, राष्ट्रीय करणी सेना फिल्म एसोसिएशन। तो फिल्मों को लेके जो मामला था कि भाई हमारी भाषा थिएटर में सुननी चाहिए, थिएटर में दिखनी चाहिए, तो उसके लिए काम हो रहा है। तो सभी लड़ रहे हैं लड़ाई और एक दिन जीतेंगे। थिएटर और फिल्म की बात आई है, तो देखा जाए तो एक टाइम था जब हरियाणा, पंजाब और गुजरात राजस्थान से बहुत पीछे था। राजस्थान टॉप लेवल पे था जब मूवियाँ बनती थी और म्यूजिक भी ऐसे होते थे कि मतलब सब लोग सुनते थे। लेकिन आज देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात बहुत ग्रो कर गया और राजस्थान पीछे रह गया है। आपके हिसाब से क्या मारवाड़ी भाषा को लेके ये राजस्थान पीछे आया है या फिर कुछ और कारण है? नहीं 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 नहीं, भाषा को लेके नहीं। भाषा तो आज भी आप जितने भी इन्फ्लुएंसर देखो ना, उनके व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, वो फेमस कहाँ से हो रहे हैं? भाषा से तो हो रहे हैं। ये अगर तो वो है। राजस्थानी बोल रहे हैं तो लोग उनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं यार, तो फिर क्यों बोल रहे हो आप? इसका कुछ नहीं है। भाषा तो बहुत अच्छी है, इसको बोला बोला जाए। आप चाहे किसी भी क्षेत्र से हैं, आप इसको बोलो, कंटिन्यूटी करो। हरियाणा पंजाब की बात करें, ये अभी कुछ सालों की बात है। इससे पहले उनकी भी यही हालत थी। अभी ग्रो किया है उन्होंने, उनकी कंपनियां अच्छी आई है, आर्टिस्टों के बीच में अवेयरनेस आई है
है ना, तो उनकी इंडस्ट्री भी ग्रो की है। हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए होते हैं। यार वो सस्ते में वो महंगे में कर रहा है तो मैं सस्ता कर लूँगा, अच्छा मैं सस्ता कर रहा हूँ तो मेरे से और सस्ते बैठे हैं। क्यों? क्योंकि यार मतलब लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस नहीं पता कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे लगता है ना, अपने को पैसा कहाँ मिलता है। ये कंपनियां ना तो बताती है, कंपनियां इतना ही बताती है जितना आपको ज़रूरत है। आप अगर वो कमाएगी 1,000, आपको बताएगी 100 रुपये की, 100 रुपये आता है। अब 100 रुपये को लेके अब कलाकार देखे कि यार ये तो 100 रुपये आते हैं, जब उनको नहीं पता। ऐसे ऐसे लोग, ये राजस्थान की बता दूं जिनको आप भी नहीं जानते होंगे, उनके महीने का टर्नओवर है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए तो नॉर्मल बताया मैं, जो आप में, आपसे और मेरे जैसे हैं, जिनको आप नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता हूँ। ऐसे हैं बहुत सारे, अगर मैं लिस्ट निकाल के बताऊं आपको तो लास्ट राजस्थान में ऐसे हैं जिनका 1-1 करोड़ रुपए टर्नओवर है महीने का यूट्यूब से। महीने का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए यूट्यूब से। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो जब पैसा इतना आ रहा है तो आप सोचो। तो क्या आपके हिसाब से आर्टिस्ट का यूज किया जाता है, मीन्स? आर्टिस्टों का यूज हो रहा है और आर्टिस्टों को समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले अगर अगर ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो आर्टिस्टों से करेगी। जो भी आर्टिस्ट आर्टिस्ट आज आज जैसे मैं हूँ, इतने साल से मैंने नहीं गया, मैं क्या, मेरे अंदर इतना तो है कि मुझे कोई भी डायरेक्टर बुला के काम करवा सकता है ना, लेकिन वो नहीं बुलाता है। क्यों? पहला मेरा बजट, दूसरा मेरा ट्रीटमेंट जो मुझे चाहिए होता है एक कलाकार को। क्यों? क्योंकि कलाकार जब इस लाइन में आया है, वो सब कुछ छोड़ छुड़ा के आया है। आज उसको कम से कम इतना तो हो कि हाँ यार मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास एक गाड़ी हो, रुक रहा हूँ तो एक होटल हो, और खा रहा हूँ तो कुछ अच्छा खाना हो। काम तो वो कर ही देता है यार एक आर्टिस्ट। काम के कभी आप एक आर्टिस्ट, कभी आप भी आर्टिस्ट हैं, आपको भी पता होगा, काम में कभी पीछे हटे क्या? रात को 2 बजे तक भी कैमरा चल रहा है तो कर रहे हैं ना। सेट पे आने के बाद डिमांड थोड़ी होती है अपनी बड़े लोगों के जैसे कि यार ऐसे करो वैसे करो, कोई डिमांड नहीं है भाई, लेकिन कम से कम पेट को कुछ तो दो। वहां तुम अगर अपनी कदर नहीं करते हो, आप अगर उसी हिसाब से, हर आर्टिस्ट दब जाता है कि ठीक है ओके जो हो रहा है जो हो रहा है, तो बस वो डायरेक्टर जितने भी है उसमें लग गए, हाँ ठीक है क्या ही बोलेगा। मोस्टली आर्टिस्ट लाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अभी देखा जाए तो आप बता रहे हो करनी सेना फिल्म एसोसिएशन से आप जुड़े हैं, जी उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, करनी सेना फिल्म एसोसिएशन आदरणीय दादा श्री शिव सिंह जी शेखावत साहब, जी। तो इन्होंने इसकी ये संस्थापक हैं। और जब मेरे पास ये बात आई तो हम सब ने मिलकर इनको स्वीकार किया। ये कलाकारों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तक कलाकारों को समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों को है जो समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या चीज़ है, ये क्या है, हमको बांधा जा रहा है। अरे भाई नहीं बांधा जा रहा है, ये तुम्हारा भला हो रहा है, इसमें मेरा भला नहीं है। अगर मैं अध्यक्ष बनाऊं तो मेरा भला नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आज मेरी जगह कोई भी खड़ा होकर बन सकता है, मैं हर बार बोलता हूँ कोई भी बनो आप, ना तो संस्था को प्रॉब्लम है ना मेरे को प्रॉब्लम है। बस ये कि आप काम करो कलाकारों के लिए। मैं इतने साल से करता आ रहा हूँ, मेरा म्यूजिक मैं खुद देता हूँ, मैं वीडियो मेरा खुद डायरेक्ट करता हूँ, सिंगर मैं खुद हूँ, राइटर मैं खुद हूँ, प्रोड्यूसर मैं खुद हूँ, पैसा मैं मेरे गाने पे खुद लगा रहा हूँ। मुझे किसकी ज़रूरत है? किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छा, फिर भी मैं मार्केट में दिख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, कम काम कर रहा हूँ, फिर भी अच्छा कर रहा हूँ, दिख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ही अच्छा कर रहा हूँ, बाकी लोग भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये लड़ाई उन कलाकारों की है जिनको पता ही नहीं है। आने वाली पीढ़ी क्या बोलेगी, क्या देके जाएंगे हम कि हमने ये कर रखा है। एक नमक नमक की थैली के भाव भी बढ़ जाते हैं यार, बढ़ गए। आज भी आप उसी पे रो रहे हो। तुम्हारा खुद का खर्चा देखो ना, तुमको महीने में 2 ड्रेस लानी पड़ती है, उसकी 20,000 हो जाते हैं, 15-20,000 2 ड्रेस का। और तुमको उस 2 ड्रेस को लेके आपको महीने में 5 जगह शूट पे बुलाया जा रहा है, वही ड्रेस पहन के जा रहे हो। तुम कलाकार हो? नहीं ना। कलाकार की मजबूरी हो जाती है, पैसा नहीं मिल रहा है। अब कलाकार क्या सोचता है? बेचारा बना दिया है कलाकार को अपन लोगों ने राजस्थान में। बाकी नहीं है, बाकी लोगों के पास गाड़ियां हैं पर्सनल, कोई मर्सिडीज, कोई BMW, ऐसे, है ना। वो जाते हैं तो फ्लाइट से जाते हैं, इतना रेपो है उनका। अपन ने बनाई अपनी खुद की। और यार डायरेक्टर फोन करेगा, हेलो अरे कल शूट है, हाँ ठीक है भाई साहब आ जाऊंगा। अरे भाई पूछ तो सही, किसका गाना है, सिंगर कौन है, तू दिख रहा है उसमें? मजूरी कर रहे हैं वैसे चले जाते हैं, हाँ हाँ आ जाऊंगा भाई साहब, कल गाना आ जाऊंगा। अब वहां जाने के बाद उसको ये नहीं पता कि कितने गाने करवाए जाएंगे, मुझे कितने गाने करने चाहिए, ये मेरे लिए शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, क्यों? कि उसको पैसा चाहिए। पैसा भी नहीं पूछता है, ऐसे ऐसे तो आर्टिस्ट है, पैसे भी नहीं पूछते, ये भी नहीं पूछते कहाँ सुलाओगे मुझे। ये नहीं है। अगर आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरे तो नहीं करेंगे।
मतलब 10 साल से जो इंडस्ट्री कंटिन्यू चली आ रही है, जैसे मान लो एक ही पहनावा, एक ही एंगल जिस हिसाब से म्यूजिक बनता है, तो क्या अभी भी आगे वही चलता रहेगा या फिर ये जो आपकी फिल्म कमेटी जो बनी है अभी? देखिए ना तो चलेंगे आगे और नहीं चलने वाले, और जो कर रहे हैं उनको कोई पूछेगा भी नहीं, नहीं पूछेगा। अगर ये अभी भी अगर इस ईगो में है कि ऐसा ही करेंगे, और जो कलाकारों की ये जो मुहिम है, आप देखना आगे आगे इनको कोई मुंह ही नहीं लगाएगा। इसके पीछे का रीजन है, आपने नोकिया का नाम सुना है? जी। क्या था? नोकिया मोबाइल। मोबाइल था, फोन था, है ना? जी। एक टाइम पे उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, नहीं था ना? बिल्कुल। उसने समय पे अपने आप को अपडेट नहीं किया, क्या हुआ? वही रह गया पीछे। भूल गया। आज अगर नोकिया का एंड्रॉइड भी बीच में आने लगा, कोई लिया किसी ने? नहीं नहीं। चला, फ्लॉप हो गया। इसके पीछे का रीजन है कि आप समय पे अगर अपडेट नहीं करोगे तो लोग भूल जाएंगे, और फिर आप चाहोगे कि यार हम ऐसा करें, एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग आपको समय पे। और आज जो लोग कर रहे हैं, आज जो म्यूजिक दे रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका म्यूजिक बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनका गाने बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब अपडेट है, और अब जो अपडेट आ रहे हैं तो वो राज करेंगे, सिंपल सी बात है। पुराने जितने भी आर्टिस्ट थे, अभी जो न्यू आने वाली जनरेशन है, क्या इसमें उनका बेनिफिट है? देखिए, करणी सेना ने वो किया है जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। सबसे पहली बात, जैसे अभी मैं, मुझे शायद कच्चा पक्का एक महीना हुआ है, और ये 4-5 महीने से रन कर रही है। आज भी जब मैंने मीटिंग करी, कलाकारों से मिला, एक ही बात है, मेरी ये समस्या, मेरी ये समस्या, 100 समस्या गिनवा दिया आपने। लेकिन इस समस्या के लिए इतने दिन आप कहाँ थे? कोई सुनने वाला था आपका कि नहीं था? तो ये डायरेक्टली आप 100 समस्या लेके आ गए हो, अच्छी बात है। इन सब का निवारण होगा, रातों रात नहीं होगा। आप सबसे पहली बात जो है, आज अगर मुझे भी, मैं यहाँ बैठ के अगर करनी सेना की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे 20 लोग, 50 लोग, 150 लोग हैं। यहाँ इसके जरिए मैं वहां बात पहुंचाऊंगा कि मेरी ये बात होनी चाहिए। उनका दबदबा क्या है, वो किस बात से दबेंगे कि यार पीछे लोग है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पीछे लोग बोल रहे हैं, तो उस बात को सुनेंगे। सेम चीज शिव सिंह जी इस बात को सरकार के सामने रखेंगे। अब वो अकेले जाके अगर कलाकार की बात करेंगे तो क्या ही मतलब, जब कलाकार ही खुद नहीं होंगे। तो पहले संगठन से जुड़ो, पहले एक हो, उसके बाद में बताओ ना कि क्या है क्या नहीं। फिर भी बहुत सारे, हमारे तो डिसीजन फाइनल है कि हम इस पे क्या करना चाह रहे हैं। हम 56 शो का प्रावधान है, 40% का वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई भी हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ जो भी मूवियाँ बन रही है, राजस्थान के अंदर आप एंटर करोगे तो 40% आरक्षण चाहिए, 40% आर्टिस्ट हमारे होने चाहिए, टेक्निकल टीम हमारी होनी चाहिए, जो भी वॉट एवर आप लेना चाहो। आपके कहने का मतलब है कि एक आर्टिस्ट कुछ नहीं कर सकता, सारे आर्टिस्ट को मिलके एक संगठन बनाना होगा। लेकिन इस इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसी बातें आ रही है, जैसे 75% लोग बोल रहे कि ये फ्रॉड है। देखिए, फ्रॉड की बात आती है तो वे, एक लोगों में डर है अपने आप को लेके, ठीक है, अपने टैलेंट को लेके, है ना? लोगों में डर कौन फैला रहा है? कुछ गिनती के लोग, जिनको अपन बोलते हैं, जो इधर उधर से करके अपना चला रहे हैं अपनी दुकान। डर इस बात का है कि यार कहीं ऐसा करने से अवेयरनेस ना हो जाए। जैसा कि मेरा अभी कल मीटिंग हुआ तो मैंने वहाँ पे भी बोला था कि आर्टिस्ट को अपनी खुद की वैल्यू करनी चाहिए। यहाँ पे अपन काम नहीं कर रहे हैं, अब झक मार रहे हैं अपन, तो वो नहीं करना है, अपने को काम करना है एज ए आर्टिस्ट होने के नाते। और एक एज ए आर्टिस्ट का, आज मैं बोल रहा हूँ ना, आप बॉलीवुड में किसी भी छोटे मोटे आर्टिस्ट को आपको हायर करना है, बताओ कैसे करोगे? आपने नंबर ले लिया किसी से मांग के, फ़ोन कर लो, मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलते। एक सिस्टम होता है। एक आर्टिस्ट को अप्रोच करने से पहले बीच में एक एजेंसी होती है, बीच में एक एजेंट होता है ना? वो वहाँ तक ये बात करनी पड़ती है। वो एजेंट स्टार से बाद में बात कराएगा आपकी, उसकी बात की बात है। पहले उसकी शर्तें होती है कि अच्छा, पहले बात तो वो इतना पैसा लेगा। अब सामने वाले को भले पैसे की भूख हो, वो मर रहा हो कि अरे यार मुझे ज़रूरत है भाई, तू ला जितना हो उतना दे दे। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं बॉलीवुड में, उनको उनको ज़रूरत होती है कि यार कोई बात नहीं, चल जाऊँगा, लेकिन नहीं, वो वहां तक बात पहुंचाती नहीं, उसको पता ही नहीं बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। नहीं, वो पहले ही बोलते हैं कि मेरा आर्टिस्ट 5 लाख रुपए लेगा, वो 5 लाख रुपए लेते हैं। अच्छा, वो बिजी है, और कहाँ बिजी है साले, कई सालों से कहीं नहीं देखा उसको, कहीं एड में नहीं आ रहा, कहीं टीवी शो में नहीं आ रहा, कहीं फिल्म में नहीं आ रहा, वो कहाँ बिजी होगा? ठाले फ्री रहते। लेकिन एक सिस्टम है, एक सिस्टम है। बिजी है सर, अभी फ्री बात नहीं कर सकते आप। पार्टी में आए आप, आपको पैसा देके बुलाया, जस्ट आप
10-20 मिनट रुक के, आधा घंटा रुक के आप जा रहे हो, क्यों? काम है आगे, जबकि वो जाता कहीं नहीं है। ऐसी बहुत सारा सिस्टम है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, जो अपन जो यहाँ के हैं जो अपन नहीं करते। मुंह उठा के बात कर ली, मुंह उठा के हर कोई कंपनियां, सब कुछ कंपनियां भी होशियार हो गई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अपनी खुद की गलती है, कलाकारों में एक डर है। ये जागरूकता होनी चाहिए कि अपन एक साथ हो गए तो सबका अच्छा हो जाएगा और बहुत सारे बेनिफिट है, फायदा है। करनी से ना फिल्म एसोसिएशन, इसके तहत देखने को मिलता है कि इस इंडस्ट्री में सब लोग आ जाते हैं, जैसे आर्टिस्ट हो गए, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब आते हैं। लेकिन जब भी हमने देखा है कि हर मीटिंग में सिर्फ आर्टिस्ट के लिए ही आवाज़ उठाई जाती है, क्या डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इसमें अभी तक शामिल नहीं हुए हैं? देखिए, इसमें प्रोड्यूसर भी शामिल है, इसमें डायरेक्टर भी शामिल है, इसमें एक्टर भी शामिल है, आर्टिस्ट जो भी है, जितने भी कोई भी कलाकार हो, कोई अगर मजीरे भी बजा रहा है पीछे रात को जागरण में, तो वो भी इसमें शामिल है। अब कैटेगरी क्या हो रही है, फिलहाल जो समस्या हो रही है वो कलाकारों को लेके हो रही है। डायरेक्टर आगे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि डायरेक्टर बोलेगा कि अगर ये इतने सिस्टम बन गए, आर्टिस्ट अगर अवेयरनेस में आ गया, आर्टिस्ट अपने अपने अगर उसमें आ गया अपने कि हाँ यार मैं 5 गाने करूँगा, 3 गाने करूँगा, इतना पेमेंट लूँगा, अगर वो जग गया तो फिर डायरेक्टर को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टर को डर है कि कंपनी से पैसा कैसे मांगेंगे हम एक्स्ट्रा, ये प्रॉब्लम है। और प्रोड्यूसर ये सोच रहा है कि यार अगर ये अवेयरनेस हो गए सब तो मेरी जेब से पैसा ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाके प्रॉब्लम। लेकिन प्रोड्यूसर ये नहीं सोच रहा है कि आज जैसे मान लो किसी डायरेक्टर ने 10 गाने के ऑर्डर ले लिए कि हाँ 10 गाने बना के दूंगा मैं, ठीक है ना, एक प्रोड्यूसर ने 10 गाने का आधा पेमेंट पहले डाल दिया, 50,000 डाल दिया, लाख पेमेंट, जो भी पेमेंट है पेमेंट डाल दिया। अगर कल को वो डायरेक्टर काम करके जो नियम शर्तें जिन आर्टिस्टों को लेके करना था, अच्छा प्रोजेक्ट, क्वालिटी को लेके जो उसने कमिटमेंट किया, उस प्रोड्यूसर के पास अगर वो चीज़ नहीं गई, वो प्रोड्यूसर किसको बोलेगा? किसको बोलेगा? कोई एसोसिएशन नहीं, कोई संस्था नहीं। वो क्या करेगा, वो सिर्फ डायरेक्टर को फ़ोन करेगा। जब डायरेक्टर फ़ोन उठाना बंद कर देगा तो फिर मार्केट में वो अफवाह फैलाएगा। अफवाह तो क्या है, उसको बोलेगा, फलाने को बोलेगा, अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एसोसिएशन वो एसोसिएशन से जुड़ता है तो उसको कुछ नहीं करना है। जो भी हमारे पदाधिकारी है, जिसमें से एक सेटलमेंट अधिकारी होता है, उसको फ़ोन करना है, फलाना डायरेक्टर है और उसको ये चीज़ ऐसे ऐसे बात हुई और ये मेरी बात है और इसने मेरा पेमेंट ले लिया, मुझे ये शर्तें थी और मेरा काम नहीं किया। बस ये उसका काम है, उससे बात करना, पेमेंट निकलवाना, उसको काम की क्वालिटी देना। तो अब ये प्रोड्यूसर का फ़ायदा हुआ, प्रोड्यूसर को कहीं भगने की ज़रूरत नहीं है। प्रोड्यूसर अब डायरेक्टर की बात यह है कि अगर मान लो प्रोड्यूसर ने पैसा खा लिया, प्रोड्यूसर ने उसने प्रोजेक्ट में जो भी है जितना बोला कि भाई हाँ मैं 1 लाख रुपए दूंगा, 10,000 रुपये देके काम करवा लिया, उसकी जेब से 1 लाख रुपए लग गए, डायरेक्टर ने लगा दिया बाई द वे। अब वो पैसा मांग रहा है, डायरेक्टर वो प्रोड्यूसर हाथ ऊपर कर रहा है, डायरेक्टर किसके पास जाएगा? आर्टिस्ट तो पैसा डायरेक्टर से ही मांगेगा, वो प्रोड्यूसर को थोड़ी जानता, वो कहाँ जाएगा? तो डायरेक्टर को यहाँ पे भाई एसोसिएशन से जुड़ा हुआ तो वहाँ सिर्फ एक फ़ोन करना है ये। अब रही बात आर्टिस्ट की, डायरेक्टर को लेके अगर होता है कि भाई आर्टिस्ट ने बोल दिया कि हाँ मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ शूट पे, वो उसको लेके सारा कंप्लीट कर लेता है, पूरा लोकेशन फाइनल कर लेता है, टीम फाइनल कर लेता है, सब कुछ कंप्लीट पे, जो अपने रेंडमली राजस्थान में होता है। एंड टाइम पे लड़की भग जाती है, बोले तो कोई दूसरी शूटिंग पे, या फिर फ़ोन बंद कर देती। अब इस वक्त वो क्या करेगा? एक डायरेक्टर के पीछे 10 लोग हैं, 10 लोगों की टीम है, उन सबको टाइम दे चुका है, सब कुछ कर चुका है, वो किस डायरेक्टर को किसको बोलेगा? एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, कंप्लेन करो, फलानी लड़की ने ऐसा ऐसा किया है और ये मेरे साथ है, ये सबूत है। अब हाँ, व्हाट्सअप चैट चलेगी, रिकॉर्डिंग चलेगी, एग्रीमेंट भी चलेगा। एग्रीमेंट पे काम करना चाहिए, हर इंडस्ट्री में एग्रीमेंट पे काम होता है, एग्रीमेंट होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे बहुत भारी पड़ जाएगा। अभी तो कुछ लोग कर रहे हैं एग्रीमेंट पे, लेकिन अपने लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, और एग्रीमेंट पे काम करो, बढ़िया होता है, ये प्रोफेशनल होता है सर। हर चीज़ वो देख के होती है। लेकिन एग्रीमेंट भारी लग रहा है, कोई बात नहीं, व्हाट्सअप चैट करिए, कॉलिंग करिए, तो इसमें सबका फ़ायदा है। अब बताओ इसमें किसका फ़ायदा नहीं है? प्रोड्यूसर का फ़ायदा है, सिंगर का। हाँ, सिंगर से आपने गाना गवाया, सिंगर बीच में जाके, बीच में बहुत सारी चीज़ें, अब हर चीज़ में लिखित में सिंगर लिख के नहीं दे रहा यार। क्यों भाई? तूने जो काम किया, जिस चीज़ का तेरे को पैसा मिल गया, लिख के देना। म्यूज़िक डायरेक्टर है तो वो लिख के नहीं दे रहा है, तो क्यों भाई लिख के दे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसकी बात कौन करेगा, कौन क्या करेगा? एसोसिएशन से जुड़े हुए हो तो फिर आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा।
जैसे ये पद मिल रहे हैं, जैसे ये एसोसिएशन स्टार्ट हुई है जोधपुर के इंडस्ट्री से, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री है। जैसे आपने बताया कि एक आर्टिस्ट या किसी को कहीं भी दिक्कत आ सकती है, जैसे उदयपुर में शूट होता है, बाहर जयपुर में शूट होता है, तो क्या ये पद सब जगह सारे जिले में जितने भी इंडस्ट्री है सबको ऑल मिलेंगे? जी, ऑल ओवर राजस्थान में सभी जगह ये करणी सेना पहुंच गई है। और करणी सेना मतलब एक सामाजिक जो है उनका वो तो है ही है, लेकिन हम कलाकारों के लिए उन्होंने राष्ट्रीय करणी सेना फिल्म एसोसिएशन नाम दिया है। और करणी सेना वो वो संगठन है जो कभी भी किसी के भी लिए लड़ जाती है, अपने मतलब बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भाव के। तो सोचो कि वो तो अब इस चीज़ में कलाकारों के लिए होती है, और कलाकारों के ऊपर मैं कह रहा हूँ वो बहुत अच्छी चीज़ हो गई है ये। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये आगे भी कह रहा हूँ कि अभी हम लोगों को फ़ायदा नहीं है, मेरे को कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है इससे, लेकिन हाँ अभी आने वाले टाइम में सबका फ़ायदा होगा, तब लगेगा कि हाँ यार क्या चीज़ है। क्योंकि जब मूवियाँ बनना स्टार्ट हो रही है, अभी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 25 लाख की सब्सिडी है, अभी 50 लाख की सब्सिडी करनी है, 1 करोड़ की सब्सिडी है सब जगह। अब आप देखो दूसरी जगह गवर्नमेंट देती है पैसा, यहाँ पे हमारे पास आती है, यहाँ पे भी सब्सिडी के नाम से एक आता है बजट, लेकिन वो बजट कलाकारों को नहीं मिलता, क्योंकि बनाने वाले फिल्म 4 हैं, और वो 4 फिल्म में खर्च करेंगे 3 लाख, बताएंगे वहाँ 30 लाख। तो वो उसको देख के ये इतनी थोड़ी है, इसको दे दो 1-2 लाख रुपए, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो ये चीज़ें चल रही है। अब अगर संगठन होगा, सब कुछ होगा, आप बनाओ ना पिक्चर, ले जाओ ना वहाँ, सुनने वाले आपके पीछे 1000 है, बजट मिलेगा। मतलब राजस्थान इंडस्ट्री अभी ग्रो करने में ग्रो मतलब देखो म्यूजिक में अच्छा हो रहा है, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं अभी जो नए हैं। और जो ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो पुरानों में हो रही है, जो पुराने जो नए हैं उनको तो सब पता है, क्या लगेगा, एक कार्ड बना लो, बस काम करो, दिखाओ। काम करोगे तो वैल्यू होगी, काम नहीं करोगे तो ठीक है। अब तुम चाहो कि यार नहीं, तुम बेटे बेटे को कोई आके माला पहना जाए और तुम्हें अभी तक भी वही चीज़ करे, नहीं, अपडेट तो होना पड़ेगा आपको। बात कार्ड की आई है, तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उन सब के आर्टिस्ट कार्ड बनेंगे। इसके अंदर में जो नए लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भी इस इंडस्ट्री में आए, तो क्या वो बिना कार्ड के काम नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते, एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो आपका बेसिक, भले बड़े लेवल का नहीं हो, छोटे लेवल का एक बेसिक इंटरव्यू तो होता है ना, कि भाई कहाँ से हो, पहले कहाँ करते थे, क्या कर रहे हो, तो इतना तो होना ही चाहिए ना। अब आप डायरेक्ट आप किसी को भी उठा कर कैमरा लगा दिया और आपने कर दिया, अच्छी बात है, आपका अपने अपने विचार है, आप काम करिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक प्रोसेस होना चाहिए जिसको फॉलो करके, ताकि उसको अपने काम की वैल्यू लगे और अपने आप की वैल्यू लगे। हमने सुना है कि 31 जनवरी को एक मीटिंग होने वाली है जयपुर में करनी सेना फिल्म एसोसिएशन को लेके। उस मीटिंग के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? 31 जनवरी को कार्यक्रम हो रहा है करणी सेना फिल्म एसोसिएशन के नाम से, जहां राजस्थान के सभी कलाकार को वो इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास कार्ड होगा वो ही एंटर करेगा अंदर। सीएम भजनलाल जी खुद आ रहे हैं, दिया कुमारी जी आ रहे हैं, आ रही है, और भी जितने भी जो जूरी मेंबर है, नेतागण, वो आ रहे हैं। करणी सेना के जो भी अध्यक्ष वगैरह हैं वो आ रहे हैं। राजस्थान से जितने भी पदाधिकारी चुने हैं उन्होंने, वो सभी आ रहे हैं। राजस्थान के सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं जिनके आर्टिस्ट कार्ड है, बाकायदा उनके नाम से सीट रिजर्व्ड होगी। पूरा वीआईपी सिस्टम है, मतलब पहली बार कलाकारों के लिए कोई 1.5 से 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मान पैलेस करके जो वहाँ का 5 स्टार होटल है वहाँ हो रहा है, तो लगेगा कलाकारों को कि हाँ कुछ हो है, हम भी, और कहीं अच्छी जगह है। मतलब इस चीज़ में आने वाली जनरेशन में या आने वाले टाइम में राजस्थान इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल। चलो ये बात बहुत सीरियस हो गई। अभी बात करते हैं आपकी इमेज की। जैसे आपके गाने होते हैं गैंगस्टर टाइप के, तो बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि आप बहुत इगोइस्टिक है, बहुत रियली मतलब बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी इमेज देख के आपको जिस तरह से वो जिस वे में देखते हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते। क्या आप रियल में ऐसे हैं या चुलबुले किस टाइप के? आप अपने अकॉर्डिंग मैं बताइए। पिछले 2 घंटे से आपके साथ बैठा हूँ, आपको कैसा लग रहा है? गैंगस्टर टाइप के तो बिल्कुल नहीं लगते नहीं हैं। लग रहा हूँ ना? वो तो देखो एक अपना नजरिया होता है कि अपन पब्लिक को क्या चलो, दे। हो सकता है आप मेरे साथ में बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, इसलिए मेरी तारीफ कर ली हो। अब जब बात आपकी इमेज की आ ही गई है, तो आपने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के साथ वर्क किया है, जी। तो क्यों ना आपके साथ वालों से ही रैंडम कॉल करके पूछा जाए कि वो आपके बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं? हाँ, मुझे भी ये सुनना है कि लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं, जैसे कि आपने बोला। बेताब। बिल्कुल, चलो ट्राई मैं भी करते चाह रहा हैं। हूँ।
चलो अपन सबसे पहले कॉल लगाते हैं अंशुमन जी को, जो कि हमारे डीओपी है। बिल्कुल। हाँ जी। हेलो हाँ जी। अंशुमन जी, मैं गुरमीत बात कर रही हूँ पॉडकास्ट एनपी जोधा से। बताइए। मेरे सामने अभी गौतम गोविंदा जी बैठे हैं, जिन्होंने राजस्थान इंडस्ट्री में बहुत सारे म्यूजिक वगैरह दिए हैं। तो इनके बारे में मुझे जानना था कि ये किस तरह के इंसान हैं। मतलब आप इनके बारे में क्या सोचते हो, या जिनसे भी आपने इनके बारे में सुना हो वो इनके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, गुरमीत जी, वैसे तो मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। जी बहुत व्यक्तित्व के बहुत अच्छे हैं गौतम भाई, सबके सपोर्टिव हैं। इनका नेचर बहुत सपोर्टिव है। ये अभी एक्चुअली इन्होंने राजस्थानी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा ये जो एसोसिएशन वाला काम किया है, ये इस चीज की जरूरत बहुत पहले से थी इंडस्ट्री को, और सबसे मिलनसार हैं। इनको रात को भी हम लोग कभी कॉल करते हैं तो एक कॉल पे ये फोन उठाते हैं, मदद के लिए सबके लिए तैयार रहते हैं। ये बहुत अच्छा नेचर है इनका। जी, पॉजिटिव वे में तो हो गया, नेगेटिव वे में कभी सुना है इनके बारे में किसी और से, या आपके मन में इनके लिए ऐसा कुछ थॉट हो? मेरे पर्सनली मन में तो नहीं है, पर नेगेटिव वे में जैसे बीच में कुछ कभी हुआ किया तो वो पर्सनल किसी का कुछ हो तो हो, लेकिन मेरे पर्सनली जहां तक मैं इनको 8-10 साल से जैसे जानता हूँ, मेरे पर्सनली इनके लिए नेगेटिव मेरे अंदर एक पॉइंट भी नहीं है। जी, थैंक यू पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। जी जी सर। जी, क्या बात है, मतलब लोगों का जो नज़रिया है वो बिल्कुल ही चेंज है। हाँ ये अंशुमन भाई हैं और बहुत ही पुराने डीओपी हैं और जी बहुत ही टैलेंटेड बंदे हैं। जो की बात ये है कि हमने अभी तक एक साथ कभी काम नहीं किया एक साथ। ना ये कभी मेरे सॉन्ग में कोई डीओपी या फिर किसी भी चीज़ में आए, ना कोई गाने में इन्होंने मेरे साथ काम किया। बस ये है कि जानते हैं खाली कि आप डायरेक्टर भी हैं, आप डीओपी भी हैं, अच्छा काम करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, और मैं एज ए आर्टिस्ट ये जानते हैं बस। तो मतलब ये आपको जानते ही नहीं, सिर्फ दूर से ही देखा है, आपके बारे में सुना है, फिर भी इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं। और जो लोग आपके बारे में गैंगस्टर बोल रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते आप हैं? नेक्स्ट किसी को लगा के पूछ लीजिए। जी, ट्राई करते हैं अपन। कोई ना, अंशुमन जी से तो हमने सुन ली इनकी काफ़ी तारीफ। नीमा जी से ट्राई करते हैं। नीमा जी मुंबई से है, जिन्होंने राजस्थान इंडस्ट्री में काम किया है। हेलो, या मैं गुरमीत जांगिड़ बोल रही हूँ पॉडकास्ट एनपी जोधा से। ओ या हाय, प्लीज कहिए। जी, मेरे सामने अभी गौतम गोविंदा जी बैठे हैं। उनके हाँ जी। बारे में मुझे पूछना था कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर आपने इस राजस्थान इंडस्ट्री में काम किया है तो इनके बारे मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ऐसी बातें जो आप इनके बारे में जानते हो। मैंने इनके साथ में एक सॉन्ग किया था गणगौर का। जी तो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा। सीनियर एक्टर हैं, सीखने को भी काफी कुछ मिला, और काफी अंडरस्टैंडिंग है, सिचुएशन भी समझते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो होता है वो होता है सेफ्टी। अगर आपके साथ कोई फीमेल है तो दैट ही मेक श्योर कि उनके साथ जो भी फीमेल है दे आर सेफ, very understanding. So overall, I have a good experience with him. He's such a nice and genuine person. और नेगेटिव तो मैंने उनको देखा नहीं, क्योंकि मैंने उनके साथ ज्यादा काम नहीं किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर मैंने जितना किया, मेरे जितने टॉकिंग टर्म्स रहे, मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा उनके साथ। तो मुझे नहीं लगता है कि एज अ पर्सन उनमें कुछ भी नेगेटिव होगा। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे इनके बारे में इतनी पॉजिटिव बातें सुन के। आप बताएं, आप कैसी हैं? आपको मैंने पहचान लिया। जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, सो मैं आपसे पॉडकास्ट खत्म होने के बाद आपसे बात करती हूँ। यस, श्योर थैंक यू। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। या जी, पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। अभी हमने 2 लोगों को कॉल लगाया, दोनों में पॉजिटिव वाइब ही आई है। चलो एक बार फिर अपन ट्राई करते हैं हरियाला बन्ना को, जो कि मेवाड़ भीलवाड़ा से है। को फोन किया है। मैं हेलो, जी मैं गुरमीत बात कर रही हूँ पॉडकास्ट एनपी 14 से। जी, बोलिए। मेरे सामने अभी गौतम गोविंदा जी बैठे हैं।
जी जी बोलिए। इनके बारे में हमने काफ़ी सुना है कि ये गैंगस्टर टाइप में है, लेकिन आपने इनके साथ वर्क किया है। सो मैं जी जानना चाहती हूँ कि ये किस टाइप के इंसान है या फिर आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? मैम बहुत ही अच्छे इंसान है ये, और इस इंडस्ट्री में काफी टाइम हो गया इनको। जी। हेलो। जी। इनको बहुत ज्यादा टाइम हो गया और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको, और इनका वर्क बहुत अच्छा है। और इनका व्यवहार थोड़ा मतलब लोगों से मिलना, लोगों से अच्छे से बात करना, अच्छा व्यवहार है इनका लोगों के साथ। और मार्केट में नए नए तरीके से नए नए वर्क के बारे में जानकारी अपडेट कराते हैं, नए काम के बारे में जानकारी बताते हैं। बहुत ही एक्स्ट्रा और बहुत ही अच्छे इंसान, अपडेट इंसान है। जी, ये तो आपका नज़रिया है, लेकिन आपने इस इंडस्ट्री में कभी ऐसा सुना है कि ये गैंगस्टर है, मतलब कुछ नहीं नहीं नेगेटिव वे नहीं में? नहीं 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 गैंगस्टर टाइप के देखो, हमारा क्या कि हम आर्टिस्ट लाइन में है, तो हमें तो वर्क रहता है हमारा, बाकी इनका वो नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो ऐसा नहीं, गैंगस्टर टाइप का कोई मामला नहीं है। कभी कहीं से सुना भी नहीं? नहीं नहीं, ऐसा तो आज तक हमने तो नहीं सुना है। ओके। जी, धन्यवाद। आप हमारे पॉडकास्ट में ऐड हुए। जी धन्यवाद मैम, आपको भी। जी। तो हमने कॉल लगाया, उनसे शायद ऐसा लगता है कि वो शायद आपके कॉन्टेक्ट में हो, लेकिन चलो हम कॉल लगाते हैं पंकज को, जिसको सब पप्पिए के नाम से जानते हैं। हाँ जी मैडम। मैं गुरमीत बात कर रही हूँ पॉडकास्ट एनपी जोधा से। जी जी मैडम। मेरे सामने अभी गौतम गोविंदा जी बैठे हैं। उनके बारे में हमने सुना है कि इस इंडस्ट्री में ये गैंगस्टर टाइप के हैं। आपकी नज़र में ये कैसे हैं? क्योंकि आपने इनके साथ ऑलरेडी वर्क कर रखा है या इन्होंने आपके साथ वर्क कर रखा है, तो आपकी नज़र में ये कैसा इंसान है? मेरी बात सुनो मैडम, ऐसी बात है, गौतम गोविंदा थोड़ी गाय है। किसी के लुक से अपन आदमी को ये नहीं कह सकते कि गैंगस्टर है। भाई साहब का लुक जरूर बहुत खतरनाक है, शानदार वाला लुक है, लेकिन भाई साहब के साथ मैंने काम किया है, भाई साहब के साथ रहा हूँ और अभी भी भाई साहब के साथ ही मतलब बहुत टाइम बिताता हूँ। भाई साहब का जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा है। क्या होता है, कभी कभी कोई आदमी मिलता नहीं है, उसको शक्ल देख के पीछे से कहता था यार ये तो गैंगस्टर है। तो वो वाली स्थिति गौतम भाई के साथ हो रखी है। बाकी गौतम भाई से पर्सनली अगर बात बताऊं तो गौतम भाई बड़े दिल के इंसान है और शानदार आदमी। जी, ये तो आपके थॉट्स थे, लेकिन कभी आपने किसी से भी ऐसा नहीं सुना कि भाई ये बंदा ऐसा है कि इस इंडस्ट्री में कोई नए लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इनका लुक वाइज देख के वो इनके साथ काम नहीं करना चाहते, मतलब डर जाते हैं, एक तरफा डर बैठ जाता है उनके मन में? जिन्होंने जिन्होंने काम किया है और वो तो कभी जीवन में ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते क्या। मैं हर बार जो बंदा जो काम करता है, एक बार जो बंदा काम करता है तो वो ये सोचता है कि मैं गौतम भाई के साथ और काम करना चाहिए। और जिन्होंने नहीं किया है तो शायद उनकी किस्मत सही नहीं है, गौतम भाई के साथ काम नहीं कर रहे। जी जी। बड़ा बड़ा दे दो बोले ही मैंने, बड़ा दे दे हम दे तो मैं डाल देना। मैडम आज आपका कॉल आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैडम का फोन मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा, तो मेरे को तो सबसे ज्यादा खुशी तो गौतम भाई के बारे में आप पूछ रहे हो उसकी नहीं है, जितनी आपसे मेरी बात हो रही है मैडम, उस चीज की मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है। जी, मुझे भी आपके ये ऐसे वर्ड सुन के और भी ज़्यादा खुशी हुई। तो अभी थैंक यू वेरी मच। पॉडकास्ट हमारा मैं सुन रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन आज मेरे नाम की खुशी नहीं है। मतलब अगर लड़कियां फोन कर रही है तो खुशी है यार, ये गजब हुई, मतलब भाईचारा। लड़कियों से मतलब नहीं है, रश्मि जी से मतलब है। रश्मि ओ जी हाँ, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत बड़े आर्टिस्ट मेरे को चला के कॉल कर रहे हैं, तो मैं मेरे लिए तो किस्मत की बात है ना भाई साहब। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दादा। एक मिनट मतलब होल्ड भाई साहब, आप किधर मत फोन लाइट गाड़ी तो आगे ले चल। चलो सा धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में ऐड हुए और इनके बारे में Thank you, इतनी अच्छी बातें बोली, उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी। क्या बात है, पप्पी ने तो बहुत ही शानदार शानदार बातें बोली आपके बारे में। मतलब जो पब्लिक इनके बारे में नेगेटिव वर्ड्स बोलती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने 4-5 लोगों से अभी सुना होगा कि हमने रैंडम कॉल लगाए, तो उनके आधार पे गौतम जी बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारे पर्सन है कि किसी के बारे में ये नेगेटिव नहीं सोच सकते। और 24 आवर्स आपको कभी भी कहीं भी इनकी नीड हो तो ये आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। जी इतनी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे तो ये बात अटक ही जाती है कि आप है गैंगस्टर। आप इस बात को मानते हैं? जैसे आपने कोई भी म्यूजिक हो, आपने ऐसा कोई म्यूजिक नहीं बनाया जिसमें ऐसा कुछ फील हो लोगों को, कहीं ना कहीं आप ऐसा लगे लोगों को कि ये सॉफ्ट कॉर्नर है या इनके अंदर लोगों को लेके अच्छी फीलिंग है।
हमेशा आपने जो भी वाइब लोगों को दी है वो एक गैंगस्टर वाली है, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक पॉइंट रह ही जाता है कि गौतम गोविंदा रियल में गैंगस्टर है। अगर सबको मिला के वापस अगर इतना सारा इतने लोगों से बात करने के बाद वो लोग जो लोगों से आपने बात करी, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमने साथ में इतना काम नहीं किया, हमने बस आप आए शूट पे रैंडमली मिले देन ओके, उसके बाद में कभी कोई बात नहीं। अब इतनी सारी उनकी बातें सुनने के बाद भी अगर आप मेरे पे ये ठप्पा लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। अब मैं मेरी बात कहता हूँ कि हाँ, मैं हो सकता हूँ आपकी नज़र में गैंगस्टर, लेकिन ये मैंने काम करके आपको दिखाया है कि मेरा वैसा हुआ है। मैंने अभी जस्ट आपको एक उदाहरण दिया था धुरंधर मूवी का, या जो भी है, अगर जो भी करेक्टर बंदा करता है वो उसमें इतना खो जाता है कि लोग उसको गालियां देने लग जाए। अभी छावा मूवी में अक्षय खन्ना को बहुत गालियां पड़ी थी कि और कितना जल्लाद आदमी है ये वो, ये उसको उसके करेक्टर को पड़ी कि उसने इतने अच्छे से परफॉर्म किया है उस चीज़ को, उस करेक्टर को जीना पड़ता है। एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को आप जब लव सीन करवाते हो, सैड सॉन्ग करवाते हो, तो उसका टैलेंट होता है कि वो पब्लिक को कैसे अटैच करे, है ना। वो पब्लिक को, ये कलाकार का काम होता है ना। तो मैं अगर जिस जोनर में हूँ, मैं जिस जगह हूँ, मैं जो जोनर का काम कर रहा हूँ, तो उसमें वो वाइब भी देनी ज़रूरी है ना, कि बंदा लगना तो चाहिए। अगर मैं ये ऐसे ही हूँ लुक बना के अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे को कौन ही मानेगा लोग कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर मेरे काम को लेके अगर अप्रिशिएट हो रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। आप ये मानते हैं कि जैसे एक नेगेटिव पॉजिटिव दो ही पॉइंट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो हमेशा एज ए पॉजिटिव ही है, लेकिन जो आपके सॉन्ग वगैरह होते हैं इसमें ये नहीं है कि कोई आप पे धब्बा लगा रहा है, लेकिन ये एक पॉइंट रह जाता है। जैसे आप अपनी छवि जो है वो अलग ही बनाना चाहते हैं, जैसे मैं इस एंगल में जाना चाहती हूँ, सब लोग जैसे स्वीट गाने बनाते हैं वो एक जर्नी चल ही रही है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि उन सब में मैं एक अलग ही पर्सन बन के रहूँ। ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं लड़कियों के साथ रोमांस करूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि लड़कियों के साथ लव सीन करूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ मिले, लेकिन देखनी नहीं चाहती पब्लिक मेरे को। मैंने की है गाने, कोई देखना ही नहीं चाह रहा है। मैं चलो ठीक है, वहाँ तक की यूट्यूब की बात, मेरे गानों की बात। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ तो अगर मैंने कोई अगर स्वीट गाने पे अगर लिपसिंग करके डाली है तो ना तो कोई ढंग से कमेंट्स होते हैं और ना ही कोई ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। या फिर इधर से मैं खाली ऐसे चल के भी आ रहा हूँ और उसमें अगर वाइब है तो उस पर कमेंट्स भी हैं, व्यूज़ भी है। तो ऑडियंस चाहती है, ऑडियंस देखना चाहती है, लोग चाहते हैं कि कुछ एक एक लुक होता है ना, एक कलाकार का एक आवाज़ होती है एक जी। आर्टिस्ट की। तो सबके अपने अपने, है ना। जैसे एक बंदा है उधर वो जैसलमेर बीकानेर साइड का एक बंदा है जो इंस्टाग्राम पे सिर्फ बालों की वजह से फेमस है ना। उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, विकास करके जो एक बंदा है ना, जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे वो करता कुछ नहीं, स्लो में आता है, खाली बाल यूं यूं होते हैं उसके, है ना। अब वो उस बंदे का देख लो कि उसकी एक अलग ही वाइब है। अब वो सॉफ्ट कॉर्नर आदमी, मतलब शक्ल से इतना भोला लग रहा है ना, लेकिन उसका देख लो को कुछ नहीं है, खाली वो बस बाल घूम रहे हैं उसके और लोग फैन है ना। तो उसका जोनर है। अब अगर वो कहीं नाचता हुआ दिख गया आपको इंस्टाग्राम पे, आप खुद बोलोगे इसको क्या हो गया आज, है ना। अब उसका एक जोनर ही बन गया है वैसा ही, कि बस जब तक उसके बाल नहीं हिलेंगे वो लोग देखेंगे नहीं उसको, कुछ नहीं करेगा, 3-4 एंगल से वो घूम के आएगा स्लोमो में और बस उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और वही होता है। तो पब्लिक उसमें पसंद कर रही है उसको। अगर किसी दिन अगर वो ऐसे रैंडमली आके बैठ के तुमसे बात करेगा अगर इंस्टाग्राम पे, या कुछ भी वीडियो बना के डालेगा, तुम सीरियस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सब अपन ने उसको उस टाइप से देखना पसंद करते हैं अपन उनको, ऐसा। आपकी इन बातों से मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे अभी आपने बोला कि जो इंसान एक ही चीज़ बना रहा है, अगर वो दूसरा काम करेगा तो पब्लिक उसको नहीं देखेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। रिसेंटली आपने थोड़े टाइम पहले क्वेश्चन में आपने बोला कि हर एक चीज़ को अपडेट करनी चाहिए। करनी चाहिए। तो फिर आप अभी ये बात बोल रहे हैं कि अगर वो इंसान जैसे स्लो मोशन बना रहा है और अचानक वो डांस करने लग जाए तो पब्लिक उसको नहीं देखेगी, मतलब वो रिव्यू उसको नहीं मिलेगा। तो मतलब आप अपने हिसाब से जो आप म्यूजिक कर रहे हैं जैसे गैंगस्टर टाइप के हैं, तो मतलब आप अलग फील्ड में नहीं जाना चाहोगे, जैसे हमेशा गैंगस्टर ही चलेंगे? नहीं, अभी मैं आगे जाके मूवी करने वाला हूँ और जो जी। मेरे को फर्स्ट टाइम मूवी मिल रही है, जो मेरे डायरेक्टर रहने वाले दिनेश जी राजपुरोहित साहब, स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, साईफाई जोनर की मूवी है। फर्स्ट टाइम मैंने बोला कि मैं एक सिंगर हूँ और मुझे कुछ इस टाइप की स्टोरी दो जिसमें कुछ सैडनेस हो, है ना। कुछ इस टाइप से जो मैं चाह रहा था कि एक सिंगर का स्ट्रगल दिखाओ, और ऐसा वैसा जो मैंने स्टोरी सजेस्ट की। तो
तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो आप पे सूट नहीं करेगी, नहीं ऑडियंस देख पाएगी, या फिर ऑडियंस अप्रिशिएट नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपका लुक है, जो आप उनका ये कहना है कि आपके मतलब एक्टिंग से ज़्यादा आप बोलने से पहले आपकी आंखें बोलती है, उनका ये कहना है। तो जो मुझे शूट लग रही है कि सबसे पहले अपने को ये करनी चाहिए, जो एक रो से रिलेटेड है मूवी, और राजस्थान की ही स्टोरी, रियल स्टोरी पे है, तो जी। मैं उस पे भी काम कर रहा हूँ, तो मेरे को यही दिया गया है। तो किसी भी बंदे का कैरेक्टर देख के मूवी अलग चीज़ हो जाती है, आर्टिस्ट वो कितने मतलब कितने किरदार करने पड़ सकते हैं उसको, लेकिन मैंने वापस उसी पे आता हूँ कि किस किरदार में देखना पसंद करते हैं। वापस मैं दूसरा नाम ले लेता हूँ, चलो ये बार बार धुरंधर आ रहा है या फिर अक्षय खन्ना, एनिमल में कमबैक हुआ बॉबी देओल का, जी। लॉर्ड बॉबी देओल। जो बंदे का एक डायलॉग नहीं है, कुछ भी नहीं है, मूवी के लास्ट में आता है, पूरी मूवी पे छा जाता है ना। तो वो हीरो इतना स्वीट दिखने वाला बंदा, इतना स्मार्ट, सब कुछ था, अचानक से उसको जानवर बना दिया और वो हिट है। तो कहने का मतलब ये है कि करेक्टर में घुस गया ना आदमी, वहां से निकाल के वो अपने आप को बना रहा है, पब्लिक को पसंद आ रहा है, देख लो। इससे अच्छे अच्छे ऋतिक रोशन इतना अच्छा डांस किया, उसकी कभी कोई हुई क्या? वो सर पे ग्लास लेकर खाली यूं कर दिया, हिट है। क्या था ऐसा डांस में? कुछ भी नहीं ना। ऐसे तो हम भी पी के नाच लेते हैं। ये काफ़ी सीरियस बात हो गई। अभी अपन चलते हैं कि इस इंडस्ट्री में आपने इतने साल दिए हैं, इस इंडस्ट्री में कोई आपकी ऐसी इंस्पिरेशन है जिसे देख के आपको ऐसा हुआ है कि हाँ, इनको देख के मैं आगे बढ़ा हूँ, या किसी ने आपको इस चीज़ में आगे बढ़ाया होगा? बहुत सारे हैं नाम, जो सीनियर आर्टिस्ट जिनको देख के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ या मैंने काम किया है, जिसमें कुमार गौरव भाई है, अजय कर्ण जी जोशी साहब हैं, अपने चिंटू प्रजापत जी हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं आर्टिस्ट जिन्होंने उस वक्त काम किया, जिनके उस वक्त तूती बजती थी, उनके फ़ोटो से वीडियो कैसेट बिकती थी, तो उनको देख के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। काफ़ी सीखने को भी मिला मुझसे। इतनी बड़ी जर्नी में 2 ऐसी बातें जो आप कभी नहीं दोहराना चाहते, जिसको वो बात सोच के भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये लाइफ में ऐसा क्यों किया? ऐसी कोई बातें जो आप रिपीट नहीं करना चाहते? जैसे बढ़ते कदम हाँ, पे कोई ऐसी गलती हुई हो आपसे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ हुआ है? करना चाहिए था, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो मेरे लाइफ में वापस रिपीट ना हो। रिपीट ना हो, हाँ, ऐसी कोई बात हुई हो? एक ऐसा टाइम है कि ऊपर से बारिश है और शाम को 7:30 बजी है, मेरे पास साइकिल भी नहीं है, मेरे हाथ में टिफ़िन है, टिफ़िन घर से पकड़ा रहे हैं और मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं, टिफ़िन लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि मतलब मैं ऐसे लोगों को नहीं जता पाता कि भाई एक बंदा जो इस लाइन में होते हुए टिफ़िन लेके फैक्ट्री जा रहा है काम करने को। तो मैं लोगों को ये जताना चाह रहा था कि मैं, है ना, ऐसे ही बारिश के मज़े लेने के लिए निकला हूँ। तो अखबार के अंदर 4 रोटी पलट के मैं जेब में डाल रहा हूँ और घर से लोअर टी शर्ट में ऐसे निकल रहा हूँ कि जैसे मैं कोई टहलने जा रहा हूँ, और मैं 3 किलोमीटर पैदल चल के कपड़े की फैक्ट्री में काम करने जा रहा हूँ। तो वो जो टाइम है, मैं रिपीट नहीं देखना चाहता वापस, चाहे मुझे इसके लिए कितना काम करना पड़े, कितना स्ट्रगल करना पड़े। वो एक टाइम है जो मैं नहीं देखना चाहता। एक टाइम वो है मेरा, जो मैं जहाँ से मेरे पास बाइक नहीं है और मैं टेम्पो स्टैंड से मतलब मुंह बांधकर ऑटो में बैठता हूँ कि लोगों को ये नहीं लगे कि यार मैं ऑटो में, जबकि मैं उस वक्त कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे पता नहीं कई अलग ही थी कि नहीं, लोगों को ऐसा नहीं लगे कि यार, वहाँ भले मेरे को कोई नहीं जान रहा था, लेकिन फिर भी नहीं यार, लोगों को ऐसा नहीं लगे कि मैं ऑटो से उतरा हूँ। पता नहीं क्या था माइंड में। और बहुत सारी जगह जहाँ ऑटो जा रहे थे, कार के पैसे नहीं है तो ऑटो से उतर के कुछ अच्छे लोगों से मिलने जाना, तो मैं पैदल चलता था। पैदल मुझे अच्छा लगता है, मैं पैदल वहाँ तक जा रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। ऑटो से उतरता तो शायद मतलब ये मेरे को पता नहीं, मेरे अंदर से मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो एक बहुत ज़्यादा वो फेज़ था जो शायद लाइफ में मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। जी। सबकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता ही है, जो मिडिल क्लास फैमिली से, जैसे बहुत सारे ऐसे ख्वाब होते हैं कि हमें भी इसी फील्ड में जाना है, हमें भी बड़े होके बहुत कुछ करना है, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इंडस्ट्री बुरी नहीं है और अच्छा कोई भी काम नहीं होता, और बुरा हर कोई
कोई भी काम नहीं होता। अच्छे बुरे अपने एक दो पहलू है, एक सिक्के के दो पहलू है। आप इस लाइन में आइए, काम करिए, मोस्ट वेलकम है। बस ये है कि आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो आए थे और चले गए। मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री में थे, आज उनको कोई नहीं जानता। मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए, इंडस्ट्री में अच्छा काम किया और छोड़ चुके हैं। आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, खुद पे, खुद की आपकी अपनी जिद होनी चाहिए, कामयाबी ऑटोमेटिक मिलती है। ओके, आपका जो फेस है, आप हमेशा सीरियस रहते हो, बट कभी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया है जिस टाइम आप अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पाए हो? मतलब कोई एक ऐसा किस्सा जैसे आपके दोस्त के साथ हो, या फिर इस इंडस्ट्री में एक कोई ऐसा किस्सा हो जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो? हमें भी लगे कि ये गौतम गोविंदा जो इतना सीरियस रहता है, ये भी हंसता है भाई। मुझे नहीं लगता। मैं हंसता भी हूँ, मैं हंसाता भी हूँ। मेरा थोबड़ा ऐसा है, वो उसका एक अलग पॉइंट है। लेकिन हाँ, मैं हंसता हूँ और अच्छे से हंसता हूँ। मेरे कुछ यार दोस्त होते हैं जो बस हम 3-4 लोग मिलते हैं जब इतने हंसते हैं जिसकी कोई हद नहीं। पर पता नहीं, हर जगह मैं कंफर्टेबल हंसी को लेकर नहीं हो पाता हूँ। तो ठीक है, मैं खुश हूँ उसमें। जी, आपसे बात करके, आपकी जो जर्नी और आपका स्ट्रगल देख के हमें बहुत अच्छा लगा, और आज का पॉडकास्ट हम यही ख़त्म करते हैं। हमारे पॉडकास्ट में जुड़े रहने के लिए पॉडकास्ट एनपी जोधा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।